नार्सिसिस्ट ट्रेट्स को पहचानने की कोशिश कीजिए। वो अपनी गलती कभी नहीं मानते, वो सेल्फ ऑब्सेस्ड रहते हैं, उनको सिर्फ खुद को इम्पोर्टेंस चाहिए। वो अगर आपके साथ कुछ गलत भी करते हैं ना, तो उस गलत में भी वो आपकी गलती बता देते हैं। 8 साल की शादी को तोड़ना ज़्यादा तकलीफ दे है, 8 महीने के रिश्ते को तोड़ने में कम दर्द होगा। अब वो जो सबको खुश करने में लगा हुआ है, शायद कहीं ना कहीं कोई इनर चाइल्ड ट्रॉमा है। कुछ तो है मेरे में, मैं इतना पीपल प्लीजिंग क्यों रहता हूँ? अपने इनर चाइल्ड को अपने से अलग करके देख सकें कि वो मेरे अंदर एक हैरान, परेशान सा, नाराज सा बच्चा है। सो स्टॉप एक्सपेक्टिंग फ्रॉम पीपल जहाँ से आपको नहीं मिल रहा है, एंड स्टॉप आई थिंक पुटिंग एफर्ट्स ऑल्सो इन दोज रिलेशनशिप, सेटिंग बाउंड्रीज। आपका पति ऐसा है या आपके इन लॉज खराब हैं, बट एडजस्ट करो। तो मैम एक बाउंड्री तो होनी चाहिए ना कि इसके बाद वॉकआउट। तो वो कहता है कि एक थप्पड़ ही तो मारा था, सॉरी भी तो बोल दिया, फिर इतनी जिद किस बात की, फिर इतना नखरा किस बात का, फिर क्यों तनी हुई है इतनी? What is negotiable for me? What is non-negotiable for me? What is acceptable for me? What is non-acceptable for me? Till where can I stretch? देर आर एक्सट्रीम रेड फ्लैग्स जिसमें आप भी बोल देते हो कि भाई तू डिवोर्स ले ले। Boy feels that she's cheating on him and she was actually cheating on him. शादी सिर्फ 4 दिन के क्रेजी फंक्शंस तो नहीं होते ना, 3 महीने का वर्ल्ड शॉपिंग एक्सपीडिशन तो नहीं होता ना। शादी तो उसके बाद शुरू होती है। पत्नियां डिप्रेशन में या पति डिप्रेशन में बिकॉज स्पाउस की डेथ हो गई, बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं, ग्रैंड पेरेंट की डेथ हो गई, पेरेंट की डेथ से बच्चे डिप्रेशन में चले गए, कुछ भी हो सकता है। Whenever we lose a young life, I as a mental health professional feel ashamed of myself. Now that person in the office is a toxic person. Oh my God, and totally unrelated. Totally unrelated, but 6 साल से उस ऑफिस में काम कर रही है। Toxic people are energy drainers. उन वैम्पायर्स को अपने जीवन से हटाइए। हस्बैंड नहीं मारते हैं, देवर मारता है और सास ससुर अब्यूज करते हैं, पति खड़े होकर देखता है। सो दीज एनर्जी वैम्पायर्स आर सकिंग आउट लाइफ फ्रॉम यू, एवरीडे लाइफ। ये कोई भी हो सकते हैं, आपकी फैमिली, आपके सिबलिंग्स, आपके कोवर्कर्स। एज पर इंडियन सोसाइटी के टॉन्स, आपने एक मदर को दूर कर दिया, बच्चे को मदर से, लेकिन इन रियलिटी यू हैव हील्ड दैट चाइल्ड who was scared to talk to this mother, who was somehow toxic to her, and now the relationship is better. इंफॉर्मेशन, राइट डेवलपमेंटल इंफॉर्मेशन कितनी ज़रूरी है रिलेशनशिप्स में। पॉजिटिव, हेल्दी, ओपन कम्युनिकेशन कितनी ज़रूरी है रिलेशनशिप में। अब ये डिस्टर्ब्ड टीनेजर कितना फ्रैक्चर्ड एडल्ट बनेगा। मैम मूवी एक आई थी अभी, एनिमल, उसमें दिखाया गया था कि जो फादर हैं वो नार्सिसिस्ट हैं, वो बहुत उसको बचपन में मारते थे, और वो बच्चा अडल्टहुड में ही हैज़ अ ट्रॉमा बॉन्डिंग, कंडीशनल लव मिला पूरी लाइफ। आज अब अच्छा कर दिया तो मेरा राजा बेटा, किसी दिन थोड़ा सा कुछ गलती कर दी तो साइलेंट ट्रीटमेंट। आलिया भट्ट इन हाईवे। यस, ओह माय गॉड। एक बच्ची है, वो कहती है कि वो ट्रेनर आता है हमारे घर में, उसने मेरे साथ बदतमीजी की, इसीलिए फिर हम कहते हैं कि भैया इतने सारे लोचाओं से तो अच्छा है कि एक प्रोफेशनल के पास आ जाओ, who's trained to listen, hear, understand, acknowledge, validate, help, and also keep it as a secret. Hi, welcome to the ULC, the Ultimate Lifestyle Change with me, Priyanka. आज के पॉडकास्ट का टॉपिक है मेंटल वेल बीइंग एंड रिलेशनशिप्स। आज का डिस्कशन थोड़ा गहराइयों में जाएगा। बात होगी अबाउट टॉक्सिक ट्रेट्स, नार्सिसिस्टिक अब्यूज, मेंटल वेल बीइंग, इंडियन पेरेंट्स एंड चाइल्ड रिलेशनशिप, चाइल्डहुड ट्रॉमा, इनर चाइल्ड हीलिंग। यस, ऐसे बहुत सारे साइलेंट टॉपिक्स जिन पे अक्सर बात नहीं की जाती, आज वो सारी बातें इस पॉडकास्ट में होंगी। आखिरी तक बने रहिए, और अगर आपको कहीं भी लगता है कि रिलेटेबल है आपसे बात और आप कुछ अपनी बात शेयर करना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। Today we have a very special guest with us to talk about mental well-being and relationships. She is a practicing counselor, a psychologist, child specialist, somebody who has taken more than 50,000 workshops across the country and abroad. Individual session का count ही नहीं है, but she has touched lakhs of lives directly or indirectly through her wisdom. Let's dive deep into the world of mental well-being and relationship with Dr. Gitanjali Kumar. Welcome to the show, ma'am. Thank you, Priyanka. Thank you so much for your generous
introduction. We I are am honored to touched. have you, ma'am. We are honored. Ma'am, you have 25 years of experience where you have seen so many people broken, dealing with mental health issues. So, when we talk about mental health and in the context of India, is there anything which is different? या Indians के mental well-being या mental health के conversation अलग हैं? Priyanka, first of all, I must congratulate you for selecting this topic because बहुत ज़रूरत है आज के दौर में इस चीज़ का जिक्र करने की। और मुझ जैसे लोग जो मेंटल हेल्थ से जुड़े हुए हैं उनकी तो ये फ़िक्र हमेशा रहती है, और इस फ़िक्र का ज़िक्र तुम कर रही हो तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो इस फ़िक्र के ज़िक्र में मैं सिर्फ़ इतना ज़िक्र करना चाहूँगी कि कहीं पर भी हो, कोई भी इंसान हो, देश विदेश में किसी भी कोने में दर्द सभी को होता है, लेकिन बाहर शायद दर्द की बात दर्द में कह दी जाती है, यहाँ हम अपने दर्द को छुपा के रखते हैं। वैसे तो इंडियंस बहुत इमोटिव, एक्सप्रेसिव माने जाते हैं, लेकिन फिर भी हम अपने दर्द का बयान नहीं कर पाते, और अगर कोई अपनी तकलीफ़ बताता है तो हम उससे कहते हैं चुप हो जाओ, छोड़ दो बात करना, रहने दो, सब ठीक हो जाएगा। देयर इज़ लॉट ऑफ डिनायल इन आवर नेशन अबाउट दिस। तभी मेंटल हेल्थ पे बात करना और बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया, खास कर फॉर अस इंडियंस, ताकि हमारी मानसिकता बदले, हम मान पाएँ कि मेंटल हेल्थ पे बात करना ज़रूरी है। मेंटल हेल्थ मेंटल होने से अलग चीज़ है। मेंटल हेल्थ की बात करने वाले लोग मेंटल नहीं होते, लेकिन जैसे शारीरिक स्वास्थ्य की आवश्यकता है, वैसे ही मेरा दिल और मेरा दिमाग अलाइंड है। मैं खुशी में बहुत ज़्यादा खुश होकर कुछ गलत ना कर जाऊं, और मैं दुख में इतना दुखी ना हो जाऊं कि मैं जीवन में कुछ भी ना कर पाऊं। तो कहीं ना कहीं वो मिडिल पाथ की ज़रूरत है, और उसके लिए हम भारतीयों को शायद अभी मेंटल हेल्थ की बातचीत करने के लिए और बड़ा दिल करना पड़ेगा। मैम, देयर इज़ अ टैबू अटैच्ड। अगर आप काउंसलर पे जा रहे हैं या सेशन ले रहे हैं तो बोला जाता है कि शायद ये पागल हो गई है या पागल हो गया है। छुपाया जाता है। मतलब हैरानी होती है कि परिवार का एक जन आ रहा है, वो परिवार के दूसरे जन को बताएगा नहीं कि मैं जा रहा हूँ, तो एक दूसरे की मदद भी करना नहीं चाहते, क्योंकि फिर पता चल जाएगा कि तुम्हें इनके बारे में कैसे पता चला। ये बहुत ही, मतलब दैट्स द आयरनी इन आवर नेशन। यस, पहले से बहुत फ़र्क आया है। जब 97-98 में मैंने काम शुरू किया था, तब जो हालात थे वहाँ से हम बहुत आगे आ गए हैं, और वहीं से मेरी उम्मीद भी बनती है कि आने वाले टाइम में हमें शायद इस टॉपिक पर इस तरीके से बात करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट आई थिंक ये बात करना बहुत ज़रूरी है। और मैम, आपको प्रैक्टिस करते हुए 25 साल हो गए, तो कोई एक ऐसा प्रॉब्लम है जो तब भी था और आज भी है इंडियन सोसाइटी में? एक दूसरे को समझ पाना, माँ बाप बच्चे को समझ पाएँ, बहन भाई एक दूसरे को समझ पाएँ, पड़ोसी पड़ोसी को समझ पाए, पति पत्नी को समझ पाए, सास बहू को समझ पाए। ये तब भी प्रॉब्लम्स थी इन चीज़ों में, आज भी प्रॉब्लम्स हैं इन चीज़ों में। यस, प्रॉब्लम्स की इंटेंसिटी, सेवेरिटी बदल गई है। पहले लोग सबको साथ लेके चलना चाह रहे थे, तो प्रॉब्लम आती थी कि सब साथ में कैसे रहें। इमेजिन, रंग के डब्बा है, रंगों का डब्बा है, या माचिस की डिबिया है, और उसमें सभी तीलियां समा जाएं, तो हम आनन फानन में डालते थे, तो कुछ तीलियां टूट जाती थीं, कुछ बिखर जाती थी। ये पहले का हाल था। लेकिन अब हम कहते हैं मैं और सिर्फ मैं, और ये जो मैं वाला, आई मी माइन वाला सिंड्रोम आ गया है, इसने भी रिश्तों में दूरियां और तलखियां ले आए हैं। क्योंकि मैं किसी के साथ चलना चाहती हूँ, बाकियों के साथ नहीं चलना चाहती हूँ, तो किसी एक को मैं बाकियों से कैसे अलग करके देख पाऊँ, और वो बाकियों से अलग रहना चाहेगा मेरे साथ या नहीं। तो मतलब रिश्तों में पहले भी गड़गड़ाहट थी, रिश्तों में आज भी गड़गड़ाहट है। मैम, रूट्स पे जाते हैं बिल्कुल, और चाइल्डहुड, आई थिंक दैट इज़ वेयर योर लाइफ स्क्रिप्ट स्टार्ट्स, यू नो। सो चाइल्डहुड में आपका जो रिश्ता है आपके माँ बाप से, अगर चाइल्ड एंड पेरेंट रिलेशन पे बात करें, तो वहाँ से कैसे मेंटल वेलबींग आपकी डेवलप होती है, या फिर ट्रॉमा आते हैं या खुशियाँ आती हैं, गुड मेमोरीज? सो हाउ डज़ इट गो? देखिए, जीवन जहाँ से शुरू होता है,
जहाँ से एक लाइफ अंकुरित होती है, वहीं से जीवन का रुख तय हो जाता है। उस व्यक्ति के व्यक्तित्व के रंग वहीं से दिखने शुरू हो जाते हैं, लाइफ का कैनवस वहीं से बनना शुरू हो जाता है। और जिस तरह के रंग उसे अपने बचपन में मिलते हैं, वो उन्हीं रंगों को कैरी फॉरवर्ड करता है, चाहते हुए या ना चाहते हुए। और अगर जीवन में तलखियाँ आई हों, कुछ नेगेटिव इमोशंस एक्सप्रेस हो गए हों, कुछ नेगेटिविटी ज़्यादा देख ली हों किसी भी किस्म की, तो वो कैरी करता है बैगेज के तौर पे, बर्डन के तौर पे। और कई बार कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं जो बहुत हताश कर देते हैं, जो इतनी तकलीफ़ और दर्द दे देते हैं उस व्यक्ति को, तो वो कहीं ना कहीं वो दर्द में वहाँ पर फ्रीज हो जाता है, जिसको हम ट्रॉमा भी कहते हैं। और वो ट्रॉमा जो है वो बैगेज बन के उसके साथ जीवन में चलता है। और जब वो एडल्ट बन जाता है, कहीं ना कहीं उसे मालूम भी नहीं होता कि वो जो उसका बिहेवियर आज है वो उसके बीते हुए कल से इम्पैक्ट हो रहा है। इसलिए तो शायर कह गए ना, सदियों ने सज़ा की, लम्हों ने सज़ा की और सदियों ने सज़ा पाई। इसीलिए बचपन कैसे बीतेगा ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है बच्चों की अपब्रिंगिंग में, क्योंकि वहीं से फाउंडेशन तय होती है आपके पूरे जीवन की। ओके, तो आप बोल रहे हैं कि जो बच्चा अगर उसने डोमेस्टिक वायलेंस देखा अपने घर में, या फिर उसने एक अच्छा हेल्दी एनवायरनमेंट देखा, तो वो उसके एडल्टहुड में रिफ्लेक्ट करेगा। बिल्कुल करेगा। अगर आपने सबको हंसते बसते देखा, खुशियाँ मनाते देखा, कहीं पे कोई छल फरेब झूठ नहीं देखा, तो आप भी उसी तरीके से एक सरल सहज इंसान रहेंगे और आपके साथ जुड़ते हुए लोगों को वही पॉजिटिविटी मिलेगी। लेकिन अगर आपने अपने घर में लड़ाई झगड़ा देखा है, तनाव देखा है, झूठ देखा है, सिसकियाँ सुनी हैं, आपने वो रेस्ट्रेन देखा है, आपने वो कवरिंग अप देखी है, कैमोफ्लेजिंग देखी है, आपने वो डाउट देखा है, तो ये सब कुछ आपकी पर्सनालिटी में भी आएगा। कुछ लोग शिकायतें करते हैं, सुबह होती है तो शिकायत होती है, सुबह से शाम होती है, मगर शिकायतें नहीं तमाम होती हैं, शिकायतें चली चली जाती हैं। तो वो बच्चा जब अपने बड़ों की शिकायतों को अपने कानों में सुनता है, तो उसको भी, वो कहते हैं ना कि पूरे के पूरे कैनवस के रंगों में सिर्फ और सिर्फ वो निशान ही नज़र आता है, वो रंगों की खूबसूरती को नहीं देख पाता। तो कंप्लेनिंग एडल्ट की तरह बड़ा हो जाता है, और फिर वो कंप्लेनिंग एडल्ट जो है वो नैगिंग पेरेंट बन जाएगा या नैगिंग स्पाउस बन जाएगा। तो असर तो रहेगा ना। ओके, सो डीप रूटेड है हमारे प्रॉब्लम्स लाइफ के। ओके, ग्रेट। सो मैम, समबडी हुज बीन ओवर कंट्रोल्ड एज अ चाइल्ड, ओवर डिसिप्लिन्ड, तो वो उसकी लाइफ कैसे रहेगी एज एन अडल्ट, इफ़ वी सी एज एन एग्जाम्पल? प्रियंका, यहाँ पर एक बात समझनी बड़ी ज़रूरी है कि हर इंसान दूसरे इंसान से जुदा है, तो सब पर एक जैसा इम्पैक्ट नहीं आता। अगर किसी ने अपने घर में एक अल्कोहलिक फादर को देखा है, तो दोनों पॉसिबिलिटीज़ है ना, या तो वो भी अल्कोहलिक बन जाएगा, या उसने अपने पिता को अल्कोहलिज्म के इम्पैक्ट में, एडिक्शन के असर में माँ को मारते हुए देखा, खुद को मारते हुए देखा, अपने आप को तरसते हुए देखा, फाइनेंशियल क्राइसिस में देखा, तो वो बिल्कुल उसके विपरीत हो जाएगा कि मुझे ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं करना है। सो दोनों चीज़ें पॉसिबल है, लेकिन ये सब करने में वो इतने, उसके अंदर एक डर भी आ जाएगा। तो अगर कभी वो दोस्तों के बीच में बैठा है, दोस्त उसको ऑफ़र करते हैं, तो वो डर जाएगा, कहीं मैं पीने लग गया तो, कहीं मैंने आज पी ली तो फिर मेरा कल पीने को मन करेगा, मुझे आदत ना पड़ जाए, तो मैं ऐसे दोस्ती छोड़ देता हूँ। तो वो पॉजिटिव करता करता भी अपने लिए पूरा पॉजिटिव शायद नहीं कर पाएगा। इसलिए इम्पैक्ट तो किसी भी तरह का आ सकता है, और एक व्यक्ति पे जैसा आया है दूसरे पे वैसा आएगा, ऐसा हम नहीं कह सकते। जो कंट्रोलिंग पेरेंट के साथ रहा है, जिसको हमेशा हर वक्त कंट्रोल किया गया, अब बैठो रोबोट की तरह उसकी पेरेंटिंग हुई है, वो रोबोट चाइल्ड की तरह चला है, तो वो शायद जीवन में कभी कॉन्फिडेंट ही नहीं रह पाएगा। शायद वो जीवन में किसी को चाहेगा कि उसको कंट्रोल करे, इंस्ट्रक्शंस दें, वो खुद की डायरेक्शन ही नहीं तय कर पाएगा। ये एक पॉसिबिलिटी है। और दूसरी पॉसिबिलिटी है कि वो वेंजेंस से, रिबेलियस होके, वो एक बदले की भावना से सबको कंट्रोल करना चाहेगा, क्योंकि उसने अपने बचपन में किसी अपना फैसला कोई लिया ही नहीं। ही और शी फेल्ट कंट्रोल्ड, तो वो अब बदले में कंट्रोल कर रहा है सबको। तो वो अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को कोई फैसला नहीं करने देगा, कंट्रोल करेगा, अभी ऐसे करो, अभी वैसे करो, मैंने मना किया ना, नहीं करना है। और वो उसमें अपने बिहेवियर में कोई गलती भी नहीं देख पाएगा। उसको अगर कहेंगे कि आप ऐसा क्यों करते हैं, तो कहता है मैं क्या गलत करता हूँ,
क्योंकि उसे वो सही लग रहा है, उसके अपने लाइफ के, वो कहते हैं ना, रिश्तों की बैलेंस शीट में वो उसको सही लग रहा है। तो गलत को गलत कहना और गलत को गलत मानने में बड़ा अंतर हो जाता है। सबकॉन्शियसली ही इज डूइंग दैट और शी इज डूइंग दैट। Yes. कॉन्शियसली उसको लग रहा है कि सब मैं ठीक कर रहा हूँ, ठीक भले कर के लिए रहा हूँ, कर रहा हूँ, भले अपनी के लिए फैमिली कर के। ओके, सो इज इट व्हाट वी कॉल चाइल्डहुड ट्रॉमा? यस, चाइल्डहुड ट्रॉमा इसको पर से इसको नहीं कह सकते, बट हाँ, अगर बहुत मार पिटाई हुई है, हाँ, एक बच्चा जिसकी बहुत पिटाई है। वो डर जाता है, मतलब वो फादर की आवाज़ सुन के, या मदर जो भी उसको बहुत मारता है, या वो उन दोनों को लड़ते हुए देखता है, तो उनकी लड़ाई से इतना फ्रीज हो जाता है। अभी आई हैव अ केस वेयर आई एम डीलिंग विद दिस गर्ल चाइल्ड हु 16 years ओल्ड। तो वो कहती है कि मम्मी पापा इतना लड़ते हैं, मैंने बचपन से उनकी लड़ाई देखी है। तो मेरा पहले तो शी यूज टू वेट हर पैंट्स, उसके कपड़े गीले हो जाते थे, वो इतना डरती थी। रात को वो सोती थी तो भी वो बड़बड़ाती थी, वो उनकी लड़ाई झगड़े की बातें बड़बड़ाती थी और रोती थी कि बस कर जाओ, चुप कर जाओ। और आज जब वो 16 साल की हुई है तो उनकी लड़ाई झगड़े की बातें सुनना नहीं चाहती, तो घर से निकल जाती, कहीं छुप जाती है, और माँ बाप उसको फिर ताना कसते हैं कि तुम भाग जाती हो, तुम भाग जाओगी। तो बच्ची मुझसे कल भी अपना सेशन लेने आई थी और कल भी मुझसे ये कह रही थी कि वो कब समझेंगे कि मैं घर से नहीं भाग रही, मैं उनके झगड़े से भाग रही हूँ। वो झगड़ा बंद कर देना करना, या वो झगड़ा करने का तरीका बदल लें। तो आप देखिए, जो लोग मुझे सुन रहे हैं, प्लीज़ गौर कीजिएगा इस बात पे कि झगड़ा करना ही है तो झगड़ा करने का तरीका बदल लीजिए, जिससे दूसरों को फ़र्क ना पड़े, आपके अपने लव्ड वंस को इतना फ़र्क ना पड़े जो पड़ रहा है। मैम, तो ये बच्ची क्या अपने पेरेंट्स को वो रिस्पेक्ट और वो प्यार दे पाएगी जो एक इंडियन सोसाइटी में प्रेशराइज्ड आपको किया जाता है कि माँ बाप तो भगवान है, माँ बाप तो भगवान समान है, इनकी इज्जत करो, इनका सम्मान करो, इन्हें प्यार करो। आई हैव मेट सम किड्स हु आर नाउ एडल्ट्स जो अपने पेरेंट्स को हेट करते हैं, और इंडिया में ये एक सिन है अगर आप अपने पेरेंट्स को हेट करते हो। अगर आपने किसी को बोल दिया कि मेरी मम्मी अच्छी नहीं है एंड आई डोंट लाइक टू टॉक टू हर, शी इज़ वेरी टॉक्सिक, या मेरे पिता मुझे पसंद नहीं है, तो वो इंस्टेंटली आपको जज करेंगे कि ये कैसा बच्चा है अपने माँ बाप के लिए ऐसा बोल रहा है। ये आई थिंक दिस इज़ प्रेवलेंट इन इंडियन सोसाइटी। तो ये वाली जनरेशन, और थोड़ी सी अब की जनरेशन इस बारे में बोलने लगी ही है, लेकिन पहले वाले लोग उनको पाप की तरह ट्रीट करने लगते हैं फिर। हाँ, अब वाली जनरेशन बोल भी रही है, लेकिन फिर भी कभी गिल्टी भी फील करती है और डर डर के बोलती है, और जो बेबाक तरीके से ये बात बोलता है तो उसको 4 जने चुप कराने के लिए भी होते हैं। लेकिन जैसे मैं इस बच्ची का जिक्र करूं तो ये शायद आजकल मुझसे यही सीख रही है कैसे वो उनके साथ एक एमिकेबल रिलेशन रख पाए, क्योंकि वो और मज़ेदार बात यह है प्रियंका कि वो बच्ची अपने सेशन के लिए आती है, फादर अलग से अपने सेशन के लिए आ रहा है, मदर अपनी सेशन के लिए अलग आ रही है। मदर समझ रही हैं कि कहीं ना कहीं उनके बिहेवियर का इम्पैक्ट आ रहा है, फादर अभी नहीं समझ पा रहे हैं। फादर की अपनी थॉट प्रोसेस है, क्योंकि फादर कहते हैं हमें भी तो इसी तरह पाला गया था, हमें भी तो सख्ती से, ज़ुबान भी सख्त हो जाती थी, आवाज़ ऊंची भी हो जाती थी, लफ्ज़ कड़वे भी हो जाते थे, एक आध बार हाथ भी लग जाता था, हम तो नहीं बिगड़े, हमें क्या हुआ है। अब उन्हें अपनी, वो कहते हैं ना, अपनी खराशें नज़र ही नहीं आ रही, अपने क्रैक्स दिख ही नहीं रहे हैं, उनकी पर्सनालिटी और उनकी ट्रेट्स, उनके बिहेवियर से उनके परिवार को तकलीफ़ हो रही है, वो उस तकलीफ़ को मान ही नहीं पा रहे हैं। लेकिन ये महसूस कर रहे हैं, कल वो मुझसे कह रहे थे कि मैं इसके लिए इनसिग्निफिकेंट हो गया। एग्जैक्टली, दैट्स व्हाट, ये बच्चा कभी रिस्पेक्ट कर पाएगा उन्हें एज अ पेरेंट? वो ठीक है, साथ में रहना पड़ेगा, हाँ, एक को एग्जिस्टेंस है, और अभी वो उसकी। इनसिग्निफिकेंट महसूस कर रहे हैं उसकी तरफ से, उसमें भी वो उसको कसूरवार मान रहे हैं कि वो मुझे ऐसा करवा रही है। और वो बच्ची मुझे अपने सेशन में मुझसे कहती है कि आई डोंट वांट टू लिसन टू हिज नैगिंग। एक बार शुरू होते हैं, बंद ही नहीं करते हैं, हर बात के लिए मुझे टोक रहे हैं। मैं वेट करती हूँ कि अब ये शुरू हुए हैं तो बस बंद कर, कब चुप होंगे। क्या ये नार्सिसिस्टिक ट्रेट है? इतनी सी बात पे तो नार्सिसिज्म का डायग्नोसिस नहीं हो सकता है, बट ये एक, आपने अभी बात की थी ना कि बचपन जैसा बीतता है उसके असर, रंग हमें अडल्ट में दिखते हैं, मैं उसकी बात कर रही हूँ
कि पिताजी को जिस तरह का माहौल मिला, पिताजी को वो माहौल सही लगा, या पिताजी को लग रहा है उसमें मेरा नुकसान नहीं हुआ, तो वो पेरेंटिंग का तरीका ठीक है, मैं भी अपने बच्चों को ऐसे पेरेंट कर सकता हूँ। क्या हुआ अगर मैंने टोक दिया, क्या हुआ अगर मैंने लगा भी दी, मतलब वो अपनी 18 साल की बिटिया, उसकी बड़ी बहन है, उसको 2 थप्पड़ उन्होंने लगा दिए एक दिन, उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। और इस बच्ची को, छोटी वाली को, उन्होंने कहा कि तुम मेरी बात को गौर नहीं करती हो, तुम मेरी बात को सीरियसली ले नहीं रही हो, एक आध दिन में अगर मैंने तुम्हें लगा दिया ना उसके जैसे, तो फिर मत कहना। बाप रे, 18 years old and he's raising hand. 18 ईयर ओल्ड पहली बिटिया, बड़ी बिटिया, और ये 16 साल की छोटी बिटिया, और Physical छोटी abuse. को इस बात की वार्निंग दे रहे हैं। और मैम इंडिया में ये एक्सेप्ट भी हो रहा है, बाहर होता तो वो हाँ, पुलिस, इंडिया में अभी इस चीज़ की एक्सेप्टेंस है टू सम हाँ, कि parents एक्सटेंट, मार जो सकते नहीं हैं। होनी चाहिए। देखिए, प्यार से जो काम हो सकता है वो डांट फटकार से नहीं हो सकता। प्यार से किया हुआ काम जो है ना, वो यादें कड़वी नहीं करता। डांट फटकार या हाथ उठाने से यादें कड़वी हो जाती हैं, और कड़वी यादें हम अपने बच्चों को क्यों दें। राइट। मैम मूवी एक आई थी अभी, एनिमल, उसमें दिखाया गया था कि जो फादर हैं वो नार्सिसिस्ट हैं, वो बहुत उसको बचपन में मारते थे, और वो बच्चा अडल्टहुड में ही हैज़ अ ट्रॉमा बॉन्डिंग। उसमें वो गाना भी बहुत फेमस हुआ था कि मैं अपने फादर का प्रोटेक्शन करूँगा, बट उसमें ये शोकेस किया गया कि कैसे वो बच्चा पूरी लाइफ लव ढूंढता रहता है, एंड ही वेंट इनटू एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स ऑल्सो बिकॉज ऑफ दैट। तो ये क्या देखिए, आपने भी देखा अपने सेशंस में? कई बार चूंकि हमें एक बड़े अपने लाइफ के एक इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप में वैलिड एक एक्सेप्टेंस नहीं मिलती है, अनकंडीशनल, वो बड़ी कंडीशनल हो जाती है, और जहाँ सा हम लव्ड महसूस करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा हमसे कोई गलती हो जाती है, तो वो व्यक्ति जो है वो बिल्कुल हमें, वो कहते हैं ना, अर्श से फर्श पे ले आता है। तो ये जो अर्श से फर्श तक का हमारा सफ़र रहता है, और वो दिन में 4 बार हो जाता है, सारी ज़िंदगी चलता रहता है, तो ना हम अर्श पे रहते हैं ना हम फर्श पे रहते हैं, हम झूलते ही रह जाते हैं। तो वह व्यक्ति का, वो बच्चा जो है एंकरलेस बड़ा हो जाता है, और वो हमेशा, मतलब ही इज़ फिशिंग फॉर द लव एंड अफेक्शन ऑफ दैट पेरेंट ओके। और एनी एडल्ट, नोटवर्दी एडल्ट इन हिज लाइफ, जिसके साथ उसकी इस तरह की बॉन्डिंग है। तो वो वैलिडेशन ढूंढता है, वो हर काम ऐसा करना चाहता है, इससे पापा खुश हो जाएंगे, इससे मम्मी खुश हो जाएगी, इस पर मैं उनका राजा बेटा कहलाऊंगा, इस पर वो दे विल फील प्राउड ऑफ मी। तो ये जो उसकी वॉन्डरिंग है ना, ये भटकन जीवन भर ख़त्म नहीं होती। चूँकि उसे कभी भी किसी भी बात पर डिसरिगार्ड कर दिया जाता है, तो वो शायद ये चीज़ को नेचुरली इम्बाइब कर लेता है बिना जाने हुए कि इससे मुझे तकलीफ़ हुई है। और तभी जो फिल्म का आप जिक्र भी कर रही हैं, उस फिल्म में भी वो इतने एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप्स में जाता रहा एक वैलिडेशन के लिए। कहीं ना कहीं उसको जैसे तुच्छ ट्रीट किया गया, नथिंग ट्रीट किया गया, ट्रैम्पल कर दी गई उसकी फीलिंग्स। ही फेल्ट इट्स ओके टू डू सो एंड ही केप्ट ऑन डूइंग इट। Okay, that is the inner child in his. Yes, the inner child feels it is justified, because inner child के ट्रॉमा की कोई हीलिंग नहीं हुई ना, कोई घाव भरे नहीं गए, जो हिस्से टूटे थे, जो अधूरे थे, उनको पूरा नहीं किया गया ना। कंडीशनल लव मिला पूरी पूरी लाइफ। लाइफ आज अब अच्छा कर दिया तो मेरा राजा बेटा, किसी दिन थोड़ा सा कुछ गलती कर दी तो साइलेंट साइलेंट ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट। देखिए, ये समझना बड़ा ज़रूरी है कि मैंने गलती की है, मैं गलत नहीं हूँ। मैंने झूठ बोला है, मैं झूठा नहीं हूँ। माँ बाप या लोग जो हैं एक दूसरे को पे लेबल कर देते हैं। लेबल्स तो भाई जारों के लिए होते हैं ना। आप बोतलों शीशियों पे जार लेबल लगाइए ना, जिस चीज़ का है, नारियल का तेल है, आपका कोल्ड प्रेस्ड ऑयल है, या आपका आलमंड ऑयल है, कैस्टर ऑयल है, वो लेबल लगाइए ना। अचार मुरब्बों को, इंसानों को क्यों लेबल लगाते हैं? झूठा, दगेबाज, धोखेबाज। पर मैम कुछ लाइफ में बहुत बड़ा धोखा दिया तो धोखेबाज। एक्शन गलत है मेरा। आई एम ट्राइंग टू Okay. से कि इंसान को स्कोप तो दीजिए ना, कि तुमने ये गलत किया, ये तुम्हारी गलती है, तुम गलत हो तो वो मान लेगा ना। मैं गलत हूं तो मैं तो ठीक ही नहीं हो सकता, मैं तो झूठा हूं तो फिर झूठ ही बोलता रहता हूं। राइट। मैम एक चीज़ और सिबलिंग्स में रहती है कि इसको ज़्यादा प्यार करते हैं, मतलब ये एक फ़न पार्ट में बोला जाता है कि मम्मा इसको ज़्यादा प्यार करती है, वहाँ तक ठीक है, पर कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पूरी लाइफ ही सोचते हैं, समझते हैं, और शायद सच भी हो कि इस बच्चे को ज़्यादा प्यार मिला है और मेरे साथ कुछ नाइंसाफ़ी हुई है। तो ये मेंटल हेल्थ के लेवल पे कब जाता है बच्चे के,
एक हेल्दी बात में तो बोल देते हैं कि मम्मा बड़े भाई को प्यार करती है, बट समबडी हु इज बीन ट्रॉमेटाइज विद दिस इफेक्ट. देखिए, इसमें ना 2-3 चीज़ें हैं समझने वाली प्रियंका। कभी भी कोई व्यक्ति अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति करता है, मुझे ऐसा लग रहा है, मैं ऐसा फील करता हूँ, सुनने वाला उसको कैसे सुनता है? सुनकर समझने के लिए या सुनकर जवाब देने के लिए? जब अक्सर हम लोग सुनते हैं जवाब देने के लिए। नहीं तो मम्मी आपने भाई को दिया था, आप भाई के लिए करते हो, मेरे लिए नहीं करते। नहीं, ऐसा तो नहीं है। सो हम डिफेंसिव हो जाते हैं, अपने स्टैंड को बरकरार रखने के लिए हम बात करते हैं। तो हम उस बच्चे की बात को तो काट देते हैं, नकार देते हैं। तो वो बच्चा हमसे अगले दिन बात क्यों करेगा? कभी भी नहीं करेगा। और उसका वो थॉट जो है कि मम्मी उसको भाई को प्यार करती है, मुझे नहीं, वो अपने अंदर पकने लग जाएगा, बड़ा हो जाएगा वो पेड़। तो बहुत ज़रूरी है कि हम एक दूसरे को सुने समझने के लिए। अच्छा, तुम्हें ऐसा लगता है? ओके. तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? मैंने क्या किया जिससे तुम्हें ऐसे लगा? तो जिम्मेदारी तो ले ना। संवाद दो व्यक्तियों के बीच में होता है ना, तो दोनों व्यक्तियों को उस संवाद की जिम्मेदारी तो लेनी होगी। सेंडर जो सिग्नल भेज रहा है, रिसीवर जो रिसीव कर रहा है, सेंडर भी तो सोचे मैंने सिग्नल सही भेजा है। रिसीवर ने तो कह दिया मुझे ऐसा मिला है। इसीलिए तो आजकल हमारे कोरियर आते हैं तो कहा जाता है ना, खोलने से पहले वीडियो बना लीजिए जी, खोलने के साथ। अब इंसान अपने अभिव्यक्तियों का, अपनी भावनाओं का जब संचार करता है तो उसका वीडियो नहीं बन सकता। दिल ने दिल से बात करनी होती है ना, और दिल ने दिल की बात को सुनना और समझना होता है। और हम देखिए, दूरियां ऐसी भी होती हैं जो फासले जो हैं वो लफ्ज़ों से तय हो जाते हैं कि दिल दिल से बात भी कर लेता है, बिन चिट्ठी बिन तार के। आवाज़ हम सुनते हैं और हम कह देते हैं ठीक नहीं है ना तुम्हारी तरफ, सब क्या हुआ? जब ये ह्यूमन कनेक्शन की कैपेसिटी हम सब रखते हैं, तो जब एक अभिव्यक्ति हो रही है शब्दों में, उस शब्दों की अभिव्यक्ति को टोटली क्यों नकारा जाए? पूछा तो जाए, सुना तो जाए, समझने की कोशिश तो की जाए। वो बताएगा कि जब आप ऐसे करती हैं तब मुझे ऐसा लगता है। ओके. और उसे ऐसा लगता है। देखिए, फीलिंग्स जब कोई फील करता है तो फीलिंग्स को कंटेस्ट नहीं कर सकते। अब ये कॉफ़ी पड़ी है प्रियंका, तुम वो कॉफ़ी पी रही हो, तुम्हें ठीक लग रही है, मैं इस कप को उठाती हूँ और मैं कहती हूँ कॉफ़ी ठंडी हो गई है। वो मेरे हिस्से का सत्य है कि मेरे लिए ठंडी हो गई है, मैं नहीं पी पाऊंगी, और तुम पी रहे हो, नहीं मुझे ठीक लग रही है, वो तुम्हारे हिस्से का सत्य है। तो जब दो लोगों के बीच में बात होती है तो उस बात में दोनों के हिस्से का सत्य है, दोनों की फीलिंग्स की अकोमोडेशन हो सकती है। बेटे, मैंने कभी जानबूझ के ऐसा नहीं किया, तुम्हें लग रहा है तो मैं कंसिडर करती हूँ, इस बात को सोचती हूँ। अ फर्स्ट चाइल्ड ऑलवेज गेट्स द लव एंड अटेंशन। हाँ, भाई पहले आया था, भाई जब आया था तो मैं भी अनजान थी, तो मैं भी बहुत ज़्यादा डरती थी। जब तुम आए 3 सालों के बाद तो मैं बहुत निश्चिंत थी, मैं बहुत सेफ और सिक्योर थी, मैं बहुत कॉन्फिडेंट मॉम थी। अब मेरे कॉन्फिडेंस को तुम शायद ऐसे समझ रहे हो कि मैं तुम्हें प्यार कम करती हूँ। ऐसा नहीं है। So somewhere the child also needs to hear the other side also, no, of the parent. तो पेरेंट जब बच्चे की फीलिंग को समझेगा तो नीड को रियलाइज करेगा तो इतना खुल के बात करेगा। अगेन, हम भारतीय इतनी खुल की बातें करते कहाँ हैं? राइट. हम नहीं करते। राइट. बहुत सारी बातें करते हैं ड्राइंग रूम में. बोला जाता है कि वेस्ट में लोग बात नहीं करते हैं, इंडिया में बातें बहुत होती हैं लेकिन रेलेवेंट बात, सुपरफिशियल बात हाँ. होती है। हम वो चादर के ऊपर की बातें करते हैं, चादर के नीचे की बातें नहीं करना चाहते। और चादर के नीचे की बातें बहुत ज़रूरी है। राइट. और मैम आजकल सूडो पॉजिटिविटी, मतलब कोई शेयर करने भी लगता है प्लीज़ अच्छी बातें करो, पॉजिटिव बातें करो. और आजकल तो एक दूसरे को सलाह भी दे रहे हैं कि कोई नेगेटिव बात करे तो उठ के चले जाओ, डोंट कैरी द बैगेज ऑफ अदर्स. तो ये मेंटल वेलबींग पे काम कैसे करेगा कोई? ये ना बिल्कुल प्रियंका वैसी है जो नटनी एक रस्सी पे चलती है ना, हाँ. और सारा टाइम उसका ध्यान अपना बैलेंस बनाने का रहता है कि गिर ना जाए। तो कभी दाएं को झुकती है, कभी बाएं को झुकती है, और चलना उसको सेंटर पे होता है। देखिए, नेगेटिविटी कैरी नहीं करनी है, लेकिन हमारे इर्द गिर्द जो लोग हैं
हम एक समाज का हिस्सा है ना, हम अकेले में तो रह ही नहीं सकते। इंसान जो है वो ट्राइब्स में, कम्युनिटी में, समाज में रहने के लिए पैदा हुआ, आइसोलेशन में नहीं। तो उसको एक दूसरे के साथ रहने के रूल्स एंड रेगुलेशंस भी तो आने चाहिए ना। कनेक्टिविटी भी तो कैसे बनती है वो समझ आनी चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि 112 में मैं रहती हूँ और सामने 113 है, मुझे नहीं पता उसमें कौन रहता है, 2 लोग या 4 लोग या 1, आई डोंट नो। ये कहीं पर भी कोई प्राइड फील करने वाली बात नहीं है कि हम अपने से मतलब रखते हैं। अपने से मतलब रखने वाले लोग तो फिर एक दूसरे के लिए भय का कारण भी बनेंगे ना। सो बहुत ज़रूरी है कि हम एक दूसरे से बात कर सकें, एक दूसरे की बात को सुन और समझ सकें। अगर कोई हमसे, वो कहते हैं ना, आपने पूछा हाल हमारा, हमने कह दिया ठीक है और आपने मान लिया, ये मोहब्बत तो नहीं। सो मैं अगर कह रही हूँ ठीक है, मैं क्यों कह रही हूँ ठीक है, मैं क्यों नहीं बता पा रही? I care for you, I don't want to burden you, or I think you will not be interested, or I think you'll not be able to help me, you'll not be able to understand, Or you'll judge me. or you'll judge me. ये बहुत सारी वजहें हैं ना। और रिश्तों में ये गहराइयाँ समझनी बहुत ज़रूरी हो जाएंगी। पॉजिटिविटी अपनी देनी है, दूसरे की नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब नहीं करना। तो हमें अपने इर्द गिर्द, हमें एक सिक्योरिटी जैकेट पहननी आनी चाहिए ना। लेकिन सिक्योरिटी जैकेट के साथ हम उसकी नेगेटिविटी को लेके उसे अपनी पॉजिटिविटी तो दे सकते हैं ना। बीच में कोई ज़ीरो जोन होना चाहिए ना, जहाँ पे हमने उसकी नेगेटिविटी रख ली, खुद नहीं ली, लेकिन अपनी पॉजिटिविटी तो दी। और मेरा पेशा तो यही सिखाता है। This is very complex, and especially when it comes to India, because इतने traditional blockages कह लो या फिर हमारे cultural norms हैं. Then coming back to mother, role of a mother, माँ को भगवान का ट्रीटमेंट दिया जाता है. इससे 2 लोग इफेक्ट होते हैं. मुझे लगता है मदर भी, उसको एक बर्डन दिया जाता है कि आपको बेस्ट इन द वर्ल्ड होना ही है एज अ मदर. और बच्चा जिसकी मदर शायद अच्छी नहीं है या फादर अच्छे नहीं है, वो बोल नहीं पाता है. आई नो वन पर्सन जिसके चाइल्डहुड में उसे बहुत पीटा गया, एंड एज अ अडल्ट वो बात करना चाहता है इस बारे में, बट वो जिसको भी जाके बताता है ना, वो लोग उसको बॉयकॉट करना शुरू कर देते हैं कि ही इज़ टॉकिंग बैड अबाउट हिज मदर. ओ माई गॉड, सच अ बैड चाइल्ड ही इज़. तो ये आपके पास ऐसे कोई केसेस आते हैं क्या? केसेस ऐसे और इस तरह से मिलते जुलते बहुत आते हैं. और प्रियंका, यहाँ पे एक समझने वाली बात है, ये है कि एक व्यक्ति, एक बच्चा ये जान पाता है कि ये मेरे साथ जो हो रहा है ये नॉर्मल नहीं है, ये सही नहीं है। पहले तो वो जब एक दूसरे अपने हम उम्र बच्चों से सुनेगा कि उसके घर में मम्मी पापा कैसे बिहेव करते हैं, उसके घर में मम्मी पापा कैसे बिहेव करते हैं, तब वो जान पाएगा ना व्हाट इज़ दी नॉर्मल एंड व्हाट नॉर्मल इज़ नॉट नॉर्मल. तब तक तो वो बड़ा हो जाता है. शायद बड़ा हो जाए, या स्कूलों में, कक्षाओं में ऐसी बातें होती हैं, एक्सटेंडेड फैमिलीज़ में ऐसी बातें होती हैं. पहली चीज़ तो ये. दूसरी चीज़ कि उसे समझ में आ रहा है कि कुछ गलत हो रहा है मेरे साथ, लेकिन मैं कहाँ जाऊँ, किससे बोलूँ? कोई अप्रोचेबल व्यक्ति उसको नज़र आता है. इसीलिए स्कूल्स में काउंसलर्स की नीड को बहुत हाईलाइट किया जा रहा है कि स्टिच इन टाइम सेव्स 9. एक घायल होते हुए बच्चे को हील कर देना इज मच बेटर एंड मच ईजियर देन ट्रीटिंग अ ब्रोकन अडल्ट. नुकसान कितना ज़्यादा हो जाएगा तब तक. तो बच्चों की मानसिक स्वास्थ्य पर अगर हम टाइमली काम कर लेंगे तो मेंटली हेल्दी एडल्ट्स हम अपने इर्द गिर्द देख पाएंगे. तो स्कूल्स में ये सर्विस अवेलेबल की जा रही है. पूरे भारतवर्ष में इस पर बहुत काम हो रहा है, मेंटल हेल्थ पर. और हमारी जो सरकार है उनकी प्राथमिकता में ये चीज़ आ रही है कि लोगों की मानसिक स्वास्थ्य पर काम किया जाए, क्योंकि प्रोडक्टिविटी भी नहीं आती वर्क प्लेस पर. अगर आप थके हुए पहुंच रहे हैं, आप सुबह का दिन की शुरुआत थी आपने लो एनर्जी से कर रहे हैं, तो आपकी वर्क परफॉर्मेंस पर उसका असर आएगा. अगर कहीं और दिमाग में कोई सोच अटकी हुई है तो आप फाइलों में भटक जाएंगे. आप कैसे अपने काम को पूरी तरह से कर पाएंगे? सो आपकी वर्क लाइफ बैलेंस डिस्टर्ब होता है, आपके फैमिली रिलेशनशिप्स डिस्टर्ब होते हैं. लेकिन मैं कहाँ जाऊँ, किससे कहूँ,
कौन है। इसलिए आपको अपने इर्द गिर्द आजकल बहुत सारी हेल्पलाइन सर्विसेज नज़र आ रही हैं, आपको हेल्पलाइन टेली नंबर्स मिल रही हैं, टेली काउंसलिंग सर्विसेज मिल रही हैं, लोगों की ट्रेनिंग की जा रही है इस चीज़ में, ताकि पता चले लोगों को कि जब मेरा मन उदास है या मुझे कभी कुछ भारी लग रहा है, मैं किसी से कुछ बात करना चाह रहा हूँ, देयर इज़ समबडी अवेलेबल। जब ये वक्त रहते चीज़ें होती चली जाएंगी, तब शायद ऐसे बच्चों को बड़े होने का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, और बड़े होने पर लोग उनकी बात को सुन पाएँ। अब हम परिवार में, एक्सटेंडेड फैमिली में बात करने की कोशिश करते हैं। एक्सटेंडेड फैमिली में हमारा एक पर्टिकुलर तरह का एक ऑरा है, अपीयरेंस है, हमें एक इमेज हमने अपनी सेट की है। अब उस इमेज के आगे ये भूली बिसरी बातें कहाँ असर आएंगी, क्योंकि जैसा मैं उनको आज देख रही हूँ मेरे लिए तो वो सत्य है, और ये बच्चा जो है बड़ा हो गया है, ये अपने 18 साल पुराना सत्य मुझे दे रहा है। ये कहीं इसकी मनगढ़ंत कहानी तो नहीं है, क्योंकि सुनने वाला ये कैपेसिटी रख ही नहीं रहा कि वो इस बात का विश्लेषण कर पाए। बिल्कुल उसी तरीके से जब एक बच्चा जिसके साथ चाइल्ड अब्यूज़ होता है, वो अपनी माँ को या दादी को या अपनी बड़ी बहन या किसी को बताती है, तो उसको क्या मिलता है सुनने को उसके बदले में? चुप करो, ऐसा कुछ नहीं होता, छोड़ो, ध्यान रखो तुमने क्या किया था। हाउ चीटेड शी फील्स, शी स्टार्ट्स डाउटिंग कि मेरी लाइफ में कोई है, मैं जा सकती हूँ। ये एडल्ट्स हैं जो मुझे कहते हैं कि कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे पास आना। आलिया भट्ट इन हाईवे। यस, ओह माय गॉड। और ये सिर्फ हाईवे मूवी की कहानी नहीं है, ये हमारे अनगिनत घरों की कहानी है। और मेरे पास अनगिनत केसेस हैं। एक बच्ची है, वो कहती है कि वो ट्रेनर आता है हमारे घर में, उसने मेरे साथ बदतमीज़ी की। वो मेरा सेशन अलग से लेता है, मेरे फादर का लेता है, मेरी मदर का। तो मदर 4 दिन के लिए कहीं बाहर गई थी, उसने फादर को बताया दैट आई डोंट फील कंफर्टेबल विद दिस मैन। तो कहती मैंने ये सोच के बताया था कि पापा पूछेंगे और पापा कहेंगे कि ओके कल से नहीं आएगा। पापा ने कहा तुम माँ को बताना, और माँ 4 दिन बाद लौटी। 4 दिन बाद लौटी, बीमार थी। 2 दिन उसने और नहीं बताया, तो उसने हफ्ते बाद माँ को बताया, और वो हफ्ता भर वो ट्रेनर आता रहा। ओह माय गॉड। और एक दिन वो देखती है कि वो लेट उठती है, ट्रेनर नाश्ता कर रहा है पापा के साथ बैठ के, और पापा कहते हैं तुम भी बैठ जाओ, क्यों नहीं बैठ रही हो, क्या प्रॉब्लम है तुम्हें, नखरा किस बात का है। वर्बल अब्यूज़ हुआ ना उसका। वो शी कम्स आउट ऑफ हर बेडरूम, और वो देख रही है कि पापा और ट्रेनर ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, और पापा कह रहे हैं तुम भी नाश्ता करो बैठ के। और ट्रेनर क्या करता? ट्रेनर भी नाश्ता कर रहा था पापा के साथ उस दिन। तो उसको लगा इसी की तो शिकायत लगाई थी मैंने, और पापा ने सोचा मैंने इसको कह तो दिया, माँ से बात कर लेना। बट वो करता क्या था ट्रेनर? वो ट्रेनर उसके ज़्यादा समीप आ जाता था, उसके साथ बातें कर रहा था, सेक्सुअली कॉन्टेक्चुअलाइज करके बातें कर रहा था, विच शी वॉज नॉट लाइकिंग। उसका फ़ोन नंबर मांग रहा था, उसकी फ़ोटोग्राफ खींचने की कोशिश कर रहा था जब उसको एक्सरसाइज करा रहा था। ओह बाप रे। सो वो मुझे आज भी कहती है कि वाई विल आई गो टू माई फादर वॉज अ हीरो फॉर मी, नाउ आई डोंट सी हिम लाइक अ फादर। फादर्स आर सपोज टू बी प्रोटेक्टिव ना। उसका मतलब वो बिलीफ सिस्टम ही शाटर वो हो गया। मतलब शी फील्स चीटेड इन दिस रिलेशनशिप। और शायद ट्रेनर से ज़्यादा नाराज़ वो अपने पापा से उसको नाराज नहीं, वो मतलब एंग्री है। नाराज तो बहुत छोटा सा लफ्ज है, और वो उसका एंगर सिमर कर रहा है। फादर पेरेंट मुझे कह रहे हैं ये बदतमीज हो गई है, ये पलट के जवाब देती है, रूड हो गई है। अब वो कहती है इट्स एन एंगर विच इज सिमरिंग इनसाइड मी, लावा धधक रहा है उसके अंदर। और किसी दिन जिस दिन वो उसको कुछ कहते हैं, वो ज्वालामुखी की तरह फट जाती है। उनको उसके फटने पर तकलीफ हो रही है। फट क्यों रही है, उसके पीछे वो लावा इतने दिन का कैसे बन रहा है, वो नहीं उन्हें समझ में आ रहा। वो समझना ही नहीं चाह रहे। I'm somebody who's reacting on your reaction rather than listening to you. आप कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं, बट आप कैसे बता रहे हैं उस पर ज़्यादा फोकस हो रहा है, तो ये कहीं ना कहीं टॉक्सिक बन सकता है। देखिए बस इतनी सी बात के लिए इतना ज़्यादा रिएक्शन। अब जब आप दूसरे की प्रॉब्लम को ये कहते इतनी सी बात, तो द पर्सन फील्स बिलिटल्ड, उसको छोट लगता है वो रिश्ता। मेरे लिए ये इतनी बड़ी है, इनके लिए इतनी छोटी कैसे हो गई? इफ दे लव मी तो इनको मेरी प्रॉब्लम समझ आनी चाहिए ना।
और आप चिल्ला के क्यों बता रहे हो, आराम से बताओ, आवाज़ नीचे करोगे तो ही हम आपसे बात करेंगे। ये आई हैव सीन दिस इन ये सो कॉल्ड डिसिप्लिन फैमिलीज। ये होना चाहिए, लेकिन ये कब होना चाहिए, किस स्टेज पे आप बच्चे को ये बोलोगे? अब देखिए, ये तो इससे भी बहुत छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ प्रियंका। छोटे बच्चे डरते हैं, छिपकली से डरते हैं, कॉकरोच से डरते हैं, चूहे से डरते हैं। अब जब बच्चा कह रहा है मुझे डर लग रहा है, तो हम उस बच्चे की इस फीलिंग पर, इस स्टेटमेंट पर कैसे रिएक्ट करते हैं? और इतना बड़ा होके डरता है, पलंग पे खड़ा हो गया, देख मजाक, देख सब तेरे को हंसेंगे। हम उसके डर के में जुड़ रहे हैं, या डर में उसके साथ ओपोनेंट टीम बना के खड़े हो गए, उसके डर का मजाक उड़ा रहे हैं, उसका मजाक उड़ा रहे हैं, उसके डर को उसकी कमजोरी बता रहे हैं। वो कल को अपना कोई डर नहीं हमें बताएगा, और फिर किसी दिन उसकी लाइफ में कोई क्राइसिस आ जाता है, वो घर से भाग जाता है, या वो बहुत बड़ी चोरी कर लेता है, या वो कुछ गलत कर लेता है। तुमने हमें बताया क्यों नहीं? तुम हमें बताते, तुमने हमसे छुपाया क्यों? तुम दूसरों को बताते हो। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात प्रियंका, कुछ बच्चे या कुछ लोग मेरे पास आते हैं तो उनकी फैमिली को ये एतराज रहता है, बाहर वाले को क्यों बता रहे हैं? हम घर में नहीं है क्या? हमसे भी तो बात कर सकते हैं। पैसे खर्च करके बात करने में ज़्यादा मज़ा आता है इन्हें, वो पैसा खर्च करना नहीं चाहते हैं। कई बार बच्चा किसी रिलेटिव से कंफर्टेबल हो सकता है, अपनी कज़न से, अपनी बुआ से, मासी से, मे बी, और सिबलिंग नहीं बताना चाहता मदर को या फादर को। कई पेरेंट्स इस पे भी नाराज़ हो जाते हैं कि हमें नहीं बताया। हाँ, अब उसमें कहीं ना कहीं उनको लगता है एज अ पेरेंट वो फेल हो गए, और उनका फेलियर उनके घर से बाहर दिख रहा है। एक चीज़। दूसरी चीज़ कि जिसको बता रहे हैं उनके साथ उनका रिलेशनशिप डायनामिक्स कैसा है। तीसरा, जिसको बता रहे हैं वो इतनी मेच्योरिटी रखता है, उस बच्चे की इस बात को रिस्पेक्टफुली ट्रीट कर पाए। इसीलिए फिर हम कहते हैं कि भैया इतने सारे लोचाओं से तो अच्छा है कि एक प्रोफेशनल के पास आ जाओ, हु इज ट्रेन्ड टू लिसन, हियर, अंडरस्टैंड, एक्नॉलेज, वैलिडेट, हेल्प, एंड ऑल्सो कीप इट एज अ सीक्रेट। क्योंकि ये सारी रिक्वायरमेंट्स हैं ना। सो मैम, कमिंग टू द सोल्यूशन, इनर चाइल्ड ट्रॉमास के हीलिंग के क्या तरीके हैं? पहले तो मानना पड़ेगा ना हमें कि कहीं कुछ गड़बड़ है। सिंपल सी रेन की टेक्निक इस्तेमाल कर लेते हैं। रिकॉग्नाइज, रेन, आर, ओके, recognize, A, accept, I, investigate, N, non identify। उसके साथ जुड़े नहीं रहना है। रिकॉग्नाइज करो ना पहले कि कुछ है यार, मैं ऐसा क्यों करता हूं, मैं ना क्यों नहीं बोलता, मैं हमेशा ही, मुझे लगता है कि वो नाराज ना हो जाए, ये नाराज ना हो जाए, ये नाराज ना हो जाए, और अल्टीमेटली मैं ही नाराज हो जाता हूँ। अब वो जो सबको खुश करने में लगा हुआ है, शायद कहीं ना कहीं कोई इनर चाइल्ड ट्रॉमा है, कुछ तो है मेरे में, मैं इतना पीपल प्लीजिंग क्यों रहता हूँ। तो पहले मुझे रिकग्नाइज करनी पड़ेगी ना ये प्रॉब्लम है, रिकग्नाइज करके एक्सेप्ट करनी है कि हाँ ये है। फिर आइडेंटिफाई कि ये कहाँ से है, क्यों आ रही है, किसी एक से है, किससे है, क्या है। ओके, फिर आपको उसके साथ नॉन आइडेंटिफाई भी करना है, जुड़े नहीं रहना है ना, फिर बाहर आना है। सो इज इट व्हाट वी कॉल कॉर्ड कटिंग? यस, समवेयर इट्स कॉर्ड कटिंग ऑल्सो। बहुत अरसा लगता है, बहुत वक्त लगता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और हमेशा हम खुद नहीं कर पाते हैं, हमें मदद भी लेनी पड़ती है। और बहुत ज़रूरी है कि हम जब रिकग्नाइज करके एक्सेप्ट कर रहे हैं ना, तो हम अपने आप को, अपने इनर चाइल्ड को अपने से अलग करके देख सकें कि वो मेरे अंदर एक हैरान, परेशान सा, नाराज सा बच्चा है, वो मेरे अंदर है। मुझे इस बच्चे से नाराज़ नहीं रहना है, मुझे इस बच्चे को खुश करना है, लेकिन वो नाराज़ है तो भी मेरे अंदर है, मुझे इसे अपने से दूर नहीं करना है। सो एक्सेप्टेंस तो देनी होगी ना उस बच्चे को। ओके, वो नाराज़ हो जाता है जब उसे टेंशन नहीं मिलती है, वो सल्क करता है, उसको छोड़ना नहीं है। तो लॉट ऑफ पॉजिटिव एफर्मेशंस यू नीड टू गिव टू योरसेल्फ। आई नो यू आर देयर इनसाइड मी, आई नो यू आर एंग्री, the child inside me is angry, the child inside me is sad, the child inside me is scared। अच्छा भाई, मैं सुन रही हूँ, क्यों परेशान हो रहे हो? क्योंकि मुझे उसने प्यार से नहीं देखा, क्योंकि उसने मेरे मैसेज का जवाब नहीं दिया। उसने नहीं दिया ना, बाकी लोग तो दे रहे हैं ना यार। तो दैट्स हाउ हम एक कॉन्वर्सेशन करेंगे अपने साथ। वाह,
वो जो पॉजिटिव एफर्मेशंस की बात दुनिया करती है, मैनिफेस्टेशंस की बात दुनिया करती है, तो वो एफर्मेशंस मैनिफेस्टेशंस पहले खुद से, खुद के लिए, खुद के साथ। जब आपके अंदर की महफिल जो सुकून में होती है ना, तब आप बाहर के लोगों के साथ खुश रह पाते हैं। नहीं तो फिर वही गजल बैठती है, क्यों इतना मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जो छुपा रहे हो। ज़रूरत पड़ती है, हम छुपाते हैं, लेकिन क्यों पड़े हमें ज़रूरत? क्यों ना हम अपनी उन फीलिंग्स को नेगोशिएट कर पाएं अपने साथ। हमारे पास एक गो टू व्यक्ति हो जहां हम जा सकें, उड़ेल सकें, जगह जगह ना चल के एक जगह उड़ेल के आ जाएं। ओके, तो ये एक्सेप्टेंस चाहिए ना मुझे। It is ready to spill over. So let me go there where I can do it with respect, where I'm respectfully treated for it. Where my spillings are respectfully taken. ब्यूटिफुल। सो स्टॉप एक्सपेक्टिंग फ्रॉम पीपल जहाँ से आपको नहीं मिल रहा है, एंड स्टॉप आई थिंक पुटिंग एफर्ट्स ऑल्सो इन दोज रिलेशनशिप, सेटिंग बाउंड्रीज। Yes, आप अपने थ्रेशोल्ड्स देख लीजिए ना, आप कहाँ तक जा सकते हैं, जहाँ तक आप पर उसकी नेगेटिविटी का असर नहीं आ रहा। कोशिश करिए बिल्ड करने की, कर सकते हैं, लेकिन मान जाइए कि आप इस पॉइंट की बात नहीं कर सकते। वो कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा भी नहीं करना है, जिसमें आप रेजा रेजा करके अगर बिखरने लगे तो क्या फ़ायदा हुआ। राइट। सो बाउंड्रीज ज़रूर लगानी होती है, लेकिन बाउंड्री के नाम पे काम ही नहीं करेंगे रिलेशनशिप में, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। रिलेशनशिप नर्चरेंस मांगता है, कुछ तुम कहो कुछ हम सुने, यूं ही तो गुफ्तगू होती चलेगी ना। तो अगर एक व्यक्ति कहता रहे दूसरा सुने ही नहीं तो कैसे होगा। आज मेरी टर्न है, कल तुम्हारी टर्न है, तो जब तुम्हारी टर्न आएगी तो मुझे सुनना है ना, क्योंकि कल तुम मुझे सुन रहे थे। और जब हम कहते हैं वाई डजंट ही डू लाइक दिस, वाई कांट ही अंडरस्टैंड दिस, व्हेन विल ही चेंज दिस, तो सारी एक्सपेक्टेशन दूसरे व्यक्ति से। भाई रिलेशनशिप में आए हैं, कोई ऐसी डील तो नहीं की थी कि मुझे इसको बदलना है। जो जैसा है हमें उसे रिलेशनशिप में वैसे ही तो एक्सेप्ट करना होगा। मुझे अपनी एक फ्रेंड की बहुत अच्छी लगती है बात, इट्स एन इंस्पिरेशन फॉर मी। शी सेज कि जब फ्रेंड बन गए ना, तो फ्रेंड को टोटलिटी में एक्सेप्ट कर लिया ना। वो बहुत वहमी है, वो बहुत टाइम लगाती है तैयार होने में, वो बहुत सल्क करते हैं, अब है तो है ना, पैकेज में आए हैं ये, और मैंने उनको अपना दोस्त मान लिया। बट मैम एक लेवल के बाद अगर आपको लग रहा है ये दोस्ती अच्छी नहीं है, वो दोस्ती अच्छी क्यों नहीं है, पहले उसके कारण देखिए। मैं उनकी इन आदतों से परेशान हूँ, वो आदत नहीं बदलेंगे, मैं अपना नजरिया बदल के देख सकती हूँ क्या नहीं। पहले तो ओके, वो बदल जाए तो मुझे एक्सेप्टेबल होगा। मैरिटल रिलेशंस में भी मैं कई बार देखती हूँ, भाई तौलिया वो बिस्तर पे ही छोड़ देगा, उसे आदत है, मैं रोज रोज उसे जतलाऊंगी, बहुत ज़रूरी होता है। देखिए टॉक्सिक रिलेशनशिप में ना क्रिटिसिज्म और कंप्लेंट दोनों में अंतर है। कंप्लेंट में आप एक एक्शन पर कहते हो, आपने फिर तौलिया छोड़ दिया, आप तौलिया उठा दो ना, तुम समझते क्यों नहीं यार, तुम्हारी बड़ी गंदी आदतें हैं, पता नहीं तुम्हारे पेरेंट ने तुम्हें कभी टोका ही नहीं। तो हम उस एक्शन से ज़्यादा उस व्यक्ति पे चले गए, उसके व्यक्तित्व पर, उसकी फैमिली पर हमने तानाकशी कर दी। तो कंप्लेंट और क्रिटिसिज्म का अंतर और उसका फासला मेंटेन रहना चाहिए ना रिलेशनशिप में। जितना हम ज़्यादा क्रिटिसिज्म करेंगे, रिलेशनशिप उतना ही कमज़ोर होता चला जाएगा। और हम सोचते हैं हम तो इसको बदलने के लिए कर रहे हैं। भाई हम सब ग्रूमिंग स्कूल्स खोल के नहीं बैठे। बट मैम वही बात आ जाती है कि जब हम बोलते हैं कि खुद को ठीक कर लो, एडजस्ट कर लो, तो फिर वो एक टॉक्सिक रिलेशन या फिर अब्यूजिव रिलेशन को भी औरतें घसीट रही हैं। अगर सिर्फ अगर मैरिज के कंटेक्स्ट में बात करूं तो इंडिया में बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है महिलाओं पे स्पेशली कि एडजस्ट करो, आपका पति ऐसा है या आपके इन लॉज ख़राब हैं बट एडजस्ट करो। तो मैम एक बाउंड्री तो होनी चाहिए ना कि इसके बाद वॉकआउट। बिल्कुल होनी चाहिए। देखिए आपको याद है एक पिक्चर हमने देखी थी जिसमें चाइल्डहुड लवर्स हैं, शादी भी हो जाती है, बहुत लविंग रिलेशनशिप भी है, लेकिन उसके हस्बैंड का गुस्सा बड़ा तेज़ है। तो एक दिन उसके घर में कोई डिनर था, मूवी का नाम भी मुझे याद नहीं है। हाँ थप्पड़। हाँ, तो वो कहता है कि एक थप्पड़ ही तो मारा था, सॉरी भी तो बोल दिया, फिर इतनी जिद किस बात की, फिर इतना नखरा किस बात का, फिर क्यों तनी हुई है इतनी। एंड शी सेज बस एक थप्पड़ ही नहीं था। सो समवेयर मेरे थ्रेशोल्ड्स कहाँ तक है,
What is negotiable for me? What is non-negotiable for me? What is acceptable for me? What is non-acceptable for me? Till where can I stretch? ये सब आत्मबोध तो मुझे होना चाहिए ना, सेल्फ अवेयरनेस मुझे तो मेरे अंदर होनी चाहिए. अगर मुझे उसकी कमियां दिख रही हैं तो वो मेरी भी तो कुछ कमियां टॉलरेट कर रहा होगा ना. कैन वी हैव अ बैलेंसिंग इक्वेशन? वो जो केमिस्ट्री में बैलेंसिंग सीखते थे ना, वैलेंसीज को बैलेंस करते थे, रिश्ते भी उस तरह की बैलेंसिंग मांगते हैं. अब हम में कितनी कैपेसिटी है और उधर कितनी नीड है, हम कितनी पूरी कर पाएंगे, ये मूल्यांकन तो हमें करना होगा ना. ये इवैल्यूएशन तो हमें खुद करनी है और बहुत ऑनेस्टी के साथ करनी है. मैं ये कहना मैं बिल्कुल नहीं कह रही कि एक लेडी जो डोरमैट बन जाए, बिल्कुल भी नहीं. रिश्तों में प्यार और रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है और शायद प्यार से ऊपर भी रिस्पेक्ट है. लेकिन किसको कितनी चाहिए और कैसे चाहिए, उसमें जनरलाइजेशन थोड़ी होगी, बाकी इंडिविजुअल नीड्स रहेंगी. मैं ये कहना चाहती. हम बैलेंसिंग की बात कर रहे हैं तो फिर एडजस्टमेंट की बात आ जाती है. शायद आप सोचोगे कि बट आई हैव सीन केसेस जो 15 साल बाद शादी के डिवोर्स के लिए अब आवाज़ उठा रहे हैं, क्योंकि एक रिसेंटली आई गॉट टू हियर, एक महिला है 15 साल बाद अब आके बता रही हैं कि देवर मारता है, हस्बैंड नहीं मारते हैं, देवर मारता है और सास ससुर अब्यूज़ करते हैं. पति खड़े होकर देखता है, वो कहता है कि हाँ तुम गलत थी, फिर कोई लड़ाई होती है, हाँ तुम गलत थी. अब ये कहाँ एडजस्ट करें, आप बताओ. ये बिल्कुल भी मैं बिल्कुल नहीं कह रही. तो मैंने वही कहा ना कि आप अपने लिए व्हाट इज नेगोशिएबल फॉर यू, व्हाट इज नॉन नेगोशिएबल, व्हाट इज एक्सेप्टेबल फॉर यू, व्हाट इज नॉन एक्सेप्टेबल फॉर यू, ये तो हर इंसान तय करेगा ना. कुछ तो जनरल चीज़ है भाई, आपकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए तन से, मन से, धन से. ओके. ये तो एक रूल बुक हर व्यक्ति अपनी बनाएगा ना. और जब हम शादी के बंधन में बनते हैं, मेरे क्या नेगोशिएबल्स हैं और मेरे क्या नॉन नेगोशिएबल्स हैं, ये खुल के हम एक दूसरे से बात करेंगे ना. तो मैम सेल्फ एस्टीम के लिए क्या पॉइंट्स हो सकते हैं कि ये आप ध्यान में रखें, अगर इससे आगे कोई जा रहा है तो? देखिए, डू आई फील लव्ड एंड केयर, डू आई फील रिस्पेक्टेड, डू आई फील सिग्निफिकेंट, हर्ड इन अ रिलेशनशिप, यही पॉइंट्स रहेंगे ना. ओके. भाई हमें एक दूसरे की केयर करनी चाहिए, तो फिर वो सभी पे लागू होगा ना. एंड हाउ डू आई फील केयर्ड? मुझे केयर तब दिखती है जब मेरा पति मेरी वेट करे खाना खाने के लिए. इज दैट व्हाट आई फी वांट? देन आई एक्सप्लेन इट टू माय हस्बैंड इफ दैट्स ओके विद हिम. एंड इफ इट इज नॉट ओके विद हिम, देन व्हाट इज इट दैट विल मेक मी फील ओके? भाई एक व्यक्ति कहता है मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मैं परिवार में इस तरह से लाइमलाइट का फोकस नहीं ले पाता हूँ, मेरे लिए वो अनकंफर्टेबल है. तो वीकेंड्स पे वी कैन डू दैट. आई रिमेंबर दिस. देर आर कपल्स जहाँ पे हस्बैंड कहता है आई विल डू एवरीथिंग फॉर यू, वो करता भी है. वो कहता है सबके बीच में तुम्हें ये कहूँ 4 बार कि तुम ले लो, मैं ये नहीं कह पाऊंगा, मेरी निगाहें बोलती हैं, वो सुन लो ना. तो वो आंखों से अपनी पत्नी से पूछता है ले लिया क्या, ले लो ना, तो ले लेती हैं. सो द कम्युनिकेशन इज इंपॉर्टेंट ना, वर्बल और नॉन वर्बल. आई मैटर टू यू व्हेन यू आर विद योर फैमिली. आई फील लॉस्ट. आई डोंट वांट टू फील लॉस्ट. आई वांट यू टू गिव मी अ फीलिंग दैट यू आर देयर फॉर मी. तो वो फीलिंग कैसे मिल सकती है? देयर कैन बी एन ऑप्शन ए, देयर कैन बी एन ऑप्शन बी. इफ आई एम नॉट कंफर्टेबल इन ऑप्शन ए, आई कैन ट्राई आउट ऑप्शन बी. एंड दैट्स वेयर पीपल लाइक मी हेल्प कपल्स. भाई नीड्स क्या हैं आपकी, जो आप चाह रहे हैं, कौन सी अनमेट रह रही है, उसको कैसे मीट किया जा सकता है, इसको मीट करने का तरीका कौन सा कंफर्टेबल होगा. कहीं ना कहीं हमें एक दूसरे की मदद चाहिए. राइट. सो मैम एज अ काउंसलर आप हमेशा क्या रिश्ते बचा लेते हैं, या फिर देर आर एक्सट्रीम रेड फ्लैग्स जिसमें आप भी बोल देते हो कि भाई तू डिवोर्स ले ले? हर बार तो नहीं बचते प्रियंका. मुझे भी याद है एक कपल जिनकी शादी 4 दिन बाद है. शादी के कार्ड्स गाड़ी में हैं, दोनों मेरे पास आते हैं और उन 4 दिनों में 3 दिन सेशन लेते हैं, तीनों दिन. और अगले दिन उनको उधर जाना है रिजॉर्ट में जहाँ शादी के फंक्शंस शुरू होने हैं. लेकिन उस दिन वो फैसला करते हैं, एक गाड़ी में जाता है, एक कैब में जाती है. एंड आई हैड टू से दैट यू आर टू गुड पीपल, बट परहैप्स you staying together and giving happiness to each other वो डाउटफुल है, जैसा तुम्हें लगा. उनके मन में ये डाउट आ गया था, तभी आए थे मेरे पास.
और एक और मुझे अपना केस याद है, वो मेरे शुरुआती दिनों का केस है, जहाँ पर 8 साल का रोमांस रहता है, 4 साल की शादी है, और दोनों मेरे पास आते हैं, जिसमें द बॉय फील्स अनलव्ड, बॉय फील्स दैट शी इज़ चीटिंग ऑन हिम एंड शी वॉज एक्चुअली चीटिंग ऑन हिम. Oh my God. And why was she cheating? Like कोई क्यों चीट कर, हाँ मतलब ये भी एक इम्पॉर्टेंट अब टॉपिक है. इस केस में तो ये था कि वी वर इन कॉलेज व्हेन आई फेल इन लव, रादर 12th में थे. तो 12th में ही केम इन टू माई लाइफ. कॉलेज के सारे साल इसके साथ बीत गए, मैंने लाइफ को एक्सपेरिमेंट ही नहीं किया, एक्सप्लोर ही नहीं किया. अब मैं वर्क कर रही हूँ, आई कम अक्रॉस पीपल, एंड व्हेन आई केम अक्रॉस अदर मेन एंड आई फेल्ट के ओ दिस इज़ व्हाट आई नीड. मुझे शादी में घुटन महसूस होने लग गई थी. मे बी दे वर नॉट प्रिपेयर टू गेट मैरिड, इट वॉज हरिड अफेयर. दोनों शायद शादी क्या होती है, शादी की जिम्मेदारियां क्या होती हैं. शादी सिर्फ 4 दिन के क्रेजी फंक्शंस तो नहीं होते ना, 3 महीने का वर्ल्ड शॉपिंग एक्सपीडिशन तो नहीं होता ना. शादी तो उसके बाद शुरू होती है, जिसमें जो आपका बॉयफ्रेंड है या आपकी गर्लफ्रेंड है, अब वो बेबी और बेब्स के साथ तो ज़िंदगी नहीं बीतेगी ना. वो कहीं ना कहीं तो एक्सपेक्ट करेंगे ना एक दूसरे से कुछ, चाय कॉफ़ी ग्रीन टी, आज तुम्हारी टर्न, आज मेरी टर्न. राइट. और फिर इन लॉज का रोल इंडिया में, तो फिर इन लॉज का रोल, अब तो मैं देख रही हूँ कि इन लॉज बेचारे बैक स्टेज ही दिख रहे हैं मुझे अक्सर घरों में. बट येस, कहीं ना कहीं एक्टिव रोल है, कहीं ना कहीं पैसिव रोल है. आप इंडिया में इन लॉज हैं, अमेरिका में कपल रहता है तो टेलीफोन पर भी ट्रेडिशंस बताए जा रहे हैं. अब कल ही मेरे पास एक NRI केस है जिसमें मुझे हैरानी होती है. वो लेडी मुझसे कहती है कि मैंने बेटे को जन्म दिया तो बेटे की बुआ इंडिया से मुझे फ़ोन करके कहती हैं कि आप बेटे का नाम ये नहीं रख सकती. जब मेरी बेटी पैदा हुई तब भी उसने कहा कि आप बेटी का नाम ये नहीं रख सकती. तो इंटरफेरेंस के नाम पर ये चीज़ें भी हैं. बाउंड्रीज नहीं है रिलेशनशिप्स में, बहुत ज़रूरी है. बाउंड्री जो है वो हमें एक दूसरे से अलग नहीं करने के लिए है, ये समझना बड़ा ज़रूरी है. बाउंड्री है हमें एक दूसरे के साथ सेफ्टी में रखने के लिए, मुझे सिक्योर फील करने के लिए, मेरे को ये बताने के लिए कि मेरे को मेरी हद कहाँ तक है, ताकि मुझसे दूसरे से को कोई परेशानी ना हो. तो पहले तो हमें बाउंड्रीज़ का मतलब समझना होगा ना, कि रिश्ते में बाउंड्रीज़ का मतलब होता क्या है. लोग बाउंड्रीज़ को ही मिसइंटरप्रेट कर जाते हैं. राइट. ये दीवारें, ये हदें जो हैं, ये एक दूसरे से दूर करने के लिए नहीं है. बिल्कुल वैसे जैसे धागे जो है बहुत करीब आ जाएं तो उलझ जाते हैं, और बहुत दूर आप उनको ले जाएं तो टूट जाते हैं. तो रिश्तों का ताना बाना भी ऐसा है. राइट. सो मैम, व्हाट आर द टिप्स फॉर सेटिंग बाउंड्रीज? अंडरस्टैंडिंग, रिस्पेक्ट, एम्पैथी. तुम गुजर रही हो इस दर्द से, मैं गुजर नहीं रही, लेकिन मुझे समझ आ रहा है. क्यों कहा जाता है आजकल डिलीवरी में द फादर्स नीड टू बी इनसाइड? क्योंकि वो अपनी पत्नी की वो दर्द को देख सकें, ताकि उन्हें पता चल सके चाइल्ड बेयरिंग कितना टफ प्रोसेस है, कितना पेनफुल प्रोसेस है. व्हाट इज़ द इंटेंट? ठीक है, उसमें ल्यूक्रेटिव एंगल बहुत ज़्यादा है, उसको बहुत ग्लैमराइज किया गया, लेकिन पहले ये शिकायत रहती थी ना कि पति को तो पता ही नहीं चलता, 40 दिन पति साथ भी नहीं सोता है, तो बच्चे कब उठता है कब बैठता है, माँ को कहाँ तकलीफ़ होती है, सिजेरियन केस है, कैसे तक टांकों में दर्द होता है, बेबी को फीड कैसे कराना है. तो वो एम्पैथी नहीं डेवलप होती है, और उसका असर क्या हुआ? पोस्टमार्टम डिप्रेशन. प्रेगनेंसी के बाद लेडीज़ को डिप्रेशन हो जाते थे, क्योंकि जीवन में, क्योंकि बच्चा जब आया तो सबने बच्चे को देखना शुरू कर दिया. पति भी खुश हो गया बेटे को देख के या बिटिया को देख के, वो फिर लोनली और आइसोलेटेड फील हो गई करती थी. तो अब क्या किया डॉक्टर्स ने कि चलो भाई 9 महीने में तुम हर विजिट में साथ आओगे, तुम्हें भी समझाएंगे कि इसके जीवन में क्या चेंजेस आ रहे हैं, इसकी बॉडी में क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या हार्मोन्स कैसे उलट पुलट हो रहे हैं, और उलट पुलट से उसके व्यवहार में, उसकी फीलिंग्स में, उसके मूड्स में क्या चेंज आ रहे हैं, इसकी खुराक में तुम्हें क्या ध्यान देना है. तो ये क्या, ये बॉन्डिंग के ज़रिए क्यों बनाया गया? ताकि एम्पैथी तो डेवलप होती रहे, और क्या है. तभी तो आज वो कह पाते हैं ना कि भैया आई नो इट इज़ वेरी टफ, इसलिए मैं डायपर बदल देता हूँ, चलो 2 घंटे ये सो रही है तो सो जाए. सो रिश्तों में एम्पैथी बहुत ज़रूरी है. जहाँ पे एम्पैथी नहीं आती है वहाँ पे रिश्तों में केयर भी नहीं आएगी.
पहले आप वो उस एहसास का आभास तो करोगे ना, और फिर सोचोगे कि इस आभास को अब मैंने साकार कैसे करना है इसको. हाउ डू आई हेल्प? दिस इज द काइंड ऑफ हेल्प शी नीड्स. So, ma'am, moving on to the most common issue in mental health, depression and anxiety. So, what are the early signs of depression? पहले तो प्रियंका ये समझना बड़ा ज़रूरी है कि डिप्रेशन और सैडनेस, हर सैडनेस डिप्रेशन नहीं होती, लेकिन डिप्रेशन की शुरुआत अक्सर सैडनेस से होती. अक्सर आजकल हम हाई फंक्शनिंग डिप्रेशन की भी बात कर रहे हैं. लोग सब कुछ कर रहे हैं, सुबह उठते हैं, तैयार होते हैं, काम पे चले जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपने आप को थोड़ा सा फोर्स करते हैं. काम करने के बाद खुशी नहीं महसूस करते, एक लाइफ में एक ज़ील की कमी महसूस करते हैं, लेकिन दुनिया को नज़र आते हैं सब कुछ करते हुए. तो ये भी एक कैटेगरी दिख रही है हमें. लेकिन जनरली डिप्रेशन में हम देखते हैं कि उदासी जो है वो 6-7 महीने से ज़्यादा लंबी चल रही है. आपका रोज़मर्रा के काम में दिल नहीं लग रहा है, आपको जो एक्टिविटीज़ पसंद थी वो आप नहीं करना चाह रहे, दोस्तों से परिवार से कट रहे हैं, अपनी लाइफ की डेली रूटीन, नहाना, खाना पीना, सोना, ये सब चीज़ों में भी फेरबदल हो गया. बहुत ज़्यादा खा रहे हैं या बहुत कम खा रहे हैं, वज़न घट रहा है, बढ़ रहा है, आप मूडी हो गए हैं, आपको अंधेरा ज़्यादा अच्छा लग रहा है, आप सोशल मीडिया के साथ बहुत ज़्यादा समय स्पेंड कर रहे हैं, लोगों से बातचीत नहीं करना चाह रहे हैं, भूल रहे हैं चीज़ें. तो ये एक बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है सिम्टम्स का. इनमें से कुछ चीज़ें जब आपको मतलब कुछ सिम्टम्स जो जैसे मैंने बोले हैं ये रोज़ रोज़ दिख रहे हैं, कई दिनों तक दिखते चले जा रहे हैं, तो हमें एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल को कंसल्ट करने की ज़रूरत होती है. कई बार डिप्रेशन को हम काउंसलिंग से ही उसमें फ़र्क ले आते हैं. कुछ डिप्रेशन में हमें दवाइयों की ज़रूरत पड़ती है. कभी जीवन में कोई हादसा हो जाता है, उस हादसे के बाद से डिप्रेशन में चले जाते हैं. यू लूज़ अ लव्ड वन, पत्नियां डिप्रेशन में या पति डिप्रेशन में बिकॉज स्पाउस की डेथ हो गई. बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं, ग्रैंड पेरेंट की डेथ हो गई, पेरेंट की डेथ से बच्चे डिप्रेशन में चले गए. कुछ भी हो सकता है. मौसम सैड हम जो कहते हैं, सीजनल अफेक्टेड डिप्रेशन, सर्दियों के मौसम में लोगों को डिप्रेशन हो जाता है. हम घर से नहीं निकल पाते, बादल हैं, सूरज नहीं निकल रहा है, आप कट गए लोगों से, सर्दियों में मेल जोल कम हो गया, लोगों के बीच में आना जाना कम हो गया, तीज त्यौहार भी आपने अवॉइड कर दी सर्दी की वजह से, तो बॉडी में हार्मोन्स का लेवल चेंज हो जाता है. तो कई वजहें हो सकते हैं. बट जब आप अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी को रोज़मर्रा के तरीके से नहीं जी रहे एंड दिस काइंड ऑफ अ फेज लास्ट फॉर मोर देन 3 to 5 months, तब हम मानते हैं कि ये डिप्रेशन है शायद. ओके. एंड मैम, कोई ऐसी स्टेज है कि यहाँ तक हम खुद हैंडल कर सकते हैं, और अगर इससे ज़्यादा कुछ हो रहा है तो वी शुड सीक अ प्रोफेशनल हेल्प? देखिए ये हमारे लिए बतानी आसान रहती है, लेकिन सबके लिए उसको मान लेना मुश्किल होता है. बिकॉज लॉट ऑफ अस डोंट रियलाइज मैं कर लूँगी अपने, आई कैन वर्क ऑन माई सेल्फ, आई कैन हेल्प माई सेल्फ. तो ये जो ख्याल है, ये ख्याल बहुत हानिकारक रहता है. हम हर काम खुद नहीं कर सकते. तो बहुत ज़रूरी है कि जब हमें लगे कि हमारे वर्क एफिशिएंसी घट रही है, हम लोग अब पॉइंट आउट करने लग गए हैं, फैमिली कहने लग गई है, या मुझे मेरे बिहेवियर में कुछ चेंज दिख रहा है, वो चेंज की वजह क्या है मैं खुद ढूंढ लूँ, वो चेंज को मैं खुद ही चेंज कर लूँगी, ऐसे ख्याल को हट के हमें हेल्प ले लेनी चाहिए. और हेल्प लेना, बहुत लोग ये समझते हैं कि मैं क्या कमज़ोर हूँ, आई एम नॉट केपेबल, वो इसको अपनी कमज़ोरी मान लेते हैं, वो इसको एक साइन ऑफ फेलियर मान लेते हैं, वो इसको एक वीकनेस समझते हैं. तो ऐसी सोच नहीं होनी चाहिए. भाई आँखों में प्रॉब्लम है, चश्मा का नंबर बदलने वाला है, तो हम आँखों के डॉक्टर के पास जाएंगे ना. पेट में दर्द है जो हफ्ता भर ठीक नहीं हुआ, तो हम गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास जाएंगे. बुखार, आप 3 दिन तक बुखार की दवाई खुद लेते रहेंगे, क्रोसिन खा लेंगे, डोलो खा लेंगे, लेकिन उसके बाद आप डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर भी 2-3 दिन दवा देगा, उसके बाद वो एक टेस्ट बोलेगा, फिर दूसरा टेस्ट. दैट्स अ प्रोसेस, सीक्वेंशली वो बढ़ते हैं और फिर एक डायग्नोसिस तक पहुँचते हैं. इसी तरीके से जब आपका मन उदास है, रोना आ रहा है, बार बार यूं ही किसी बात के बिना रोना आ जाता है, ज़रा सा किसी ने कुछ कह दिया तो हम टची हो गए, या हमारे आउटबर्स्ट आ गए बहुत ज़्यादा,
फैमिली पॉइंट आउट कर रही है, काम में ध्यान नहीं लग रहा है, चीज़ें भूल रहे हैं, खाने पीने की सुध नहीं रह रही है, नहाना, कपड़े पहनना, तैयार होना नहीं अच्छा लग रहा, मुझे पेंटिंग अच्छी लगती थी, मुझे फिल्म देखनी अच्छी लगती थी, मैं वो नहीं करना चाह रहे, मनपसंद की खाने की चीज़ का मन नहीं कर रहा, खाने के लिए भी मुझे कोक्स किया जा रहा है। ये सब कुछ अगर मेरे साथ हो रहा है और काफ़ी अरसे तक चल रहा है, 2 से 3 महीने हो चुके हैं इस तरीके से, तो भैया जाग जाइए, उठ जाइए, टेलीफोन कर लीजिए, किसी से बात करके नंबर ले लीजिए, बस एक फ़ोन की दूरी है, पहुंच जाइए और अपने आप को आराम दिलाइए। Okay, so that is what burnout is. अब बर्नआउट, रिलेशनशिप्स में बर्नआउट एक चीज़ है, काम में वर्क रिलेटेड बर्नआउट और होता है। बर्नआउट वाली स्टेज को जनरली अगर समझना हो तो मैं ये कहूँगी कि अब कुछ अंदर बचा ही नहीं है, सब कुछ फूक गया मेरा, मेरी एनर्जी, मेरे ख्वाब, मेरी उम्मीदें, मेरी मेरी ज़ील, सब कुछ ख़त्म हो गया। तो रिश्तों में भी कभी बर्नआउट आ जाता है जब हम रिश्तों में बिल्कुल गिव अप कर जाते हैं, उसकी भी कई वजहें रहती हैं। इंसान खुद पर भी गिव अप कर जाता है, वो बहुत तकलीफ़देह होता है जब इंसान को कोई उम्मीद कहीं नज़र नहीं आती है। दैट इज़ द डार्केस्ट मोमेंट ऑफ अ पर्सन, जब वो इंसान कहीं ना कहीं फिर सुसाइड की तरफ सोचता है। मोस्ट आई वुड से अब जब एक इंसान दूसरे इंसान को फेल करता है, कहीं ना कहीं हम सब उस इंसान को फेल करते हैं। वेन एवर वी लूज अ यंग लाइफ, आई एज अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल फील अशेम्ड ऑफ माई सेल्फ कि वी कुडंट रीच आउट टू अ पर्सन। तो वो पर्सन की एक बर्नआउट की स्टेज होती है जहाँ पर वो समाज से बिल्कुल ना उम्मीद हो जाता है, उसको कहीं कोई उम्मीद नहीं नज़र आती, कहीं कोई फेथ नहीं नज़र आता उसको। और यही वर्क रिलेटेड भी वर्क बर्नआउट्स रहते हैं, खैर वो आज नहीं, मे बी समटाइम्स कभी आप लेंगी तो बात करेंगे। और जब रिश्तों की बात करते हैं तो रिश्तों में कई तरह के व्यक्तित्व होते हैं, कई तरह के बिहेवियर्स होते हैं, टेंडेंसीज होती हैं जो हम एक दूसरे से अलग कर देती हैं, रिश्तों पर हमारा विश्वास कम कर देती हैं। इतनी तकलीफ़ हमें रिश्ते से मिलती है कि हम बाकी सब रिश्तों पर भी बेगुमानी कर लेते हैं, बदगुमान हो जाते हैं सभी रिश्तों से। So, can we help people as a society? यस वी कैन, अगर हम रिश्तों को समझ पाएँ ठीक तरीके से, और अगर हमें लगता है कि ये रिश्ता जो है ये कहीं ना कहीं टॉक्सिक है मेरे लिए, ये मुझे मेरी एनर्जी ख़त्म कर रहा है, या मैं जब इस व्यक्ति के इर्द गिर्द होती हूँ तो मैं नेगेटिव फील करती हूँ, मुझे कुछ पॉजिटिव नहीं मिलता है, मैं और ज़्यादा मायूस हो जाती हूँ, बाद में आके मैं खुद को पॉजिटिव करने में इतना काम करना पड़ रहा है मुझे। व्हाट इज़ इट? टॉक्सिक रिलेशनशिप्स को आइडेंटिफाई करना बड़ा ज़रूरी होता है। मैं खुशी नहीं रहती इनके पास, हाँ, मेरी खुशी कम हो जाती है, मतलब मुझे गिल्टी फील कराया जा रहा है, व्हाट इट इज़। सो टॉक्सिसिटी इन अ रिलेशनशिप, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स, इनको समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और लोगों को दिखाई देता है लेकिन हम मानते नहीं हैं। can you explain signs of toxic person so that our बहुत audience- सवाल पूछते हैं, एक सवाल के बाद आई रिमेंबर आई हैड दिस यंग गर्ल कमिंग टू मी, उसकी लाइफ में ट्रेजेडी ये हुई कि जिस इंसान से उसकी शादी होनी थी, वो शादी से 3 या 4 महीने पहले एक अपने परिवार में एक शादी अटेंड करने गया और वहाँ पर एक एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो जाती है। अब शादी होने वाली थी, शादी नहीं हो रही, ये एक लॉस है। उस व्यक्ति से जिसको वो इतना चाहती थी, वो व्यक्ति अब उसके जीवन में नहीं है, ये एक और लॉस है। फैमिली भी हर्ट है, फैमिली भी डिस्टर्ब्ड है, ये भी डिस्टर्ब्ड है, एंड शी टेक्स द बर्डन ऑफ हिज फैमिली ऑल्सो, बिकॉज उस परिवार का वो सबसे बड़ा व्यक्ति है, बेटा था, सबसे बड़ा बेटा था। 3 बहन भाई हैं वो, 2 बहन भाई अब छोटे हैं, तो उन माँ बाप के दुख दर्द को भी ये अपने दुख दर्द के उनकी जिम्मेदारी उठा रही है। एक नन्ही सी जान इतनी सारी परेशानियाँ लेके ऑफिस जाती है, ऑफिस में एक व्यक्ति है जो उसको तुम बताओ क्या चल रहा है, और बताओ क्या हुआ, अच्छा फिर कैसे किया, फिर उन्होंने, वो इतने सवाल उसको पूछता है और सवाल से सवाल निकालता निकालता वो शी सेज कि मैंने, मतलब जब वो सेशंस में आई तो हमें समझ में आया कि वो जितना उसको कुरेद रहा है उतना उसका वुंड जो है, चोट गहरी होती चली जा रही है। वो बहुत एंग्जाइटी में रहती थी ऑफिस जाने के लिए, और एंग्जाइटी में उसको पैनिक अटैक हो रहा था, और पैनिक अटैक के लिए वो डॉक्टर के पास गई और डॉक्टर ने उसको काउंसलिंग के लिए बोला, तो वो इस तरीके से मेरे पास आई। नाउ दैट पर्सन इन द ऑफिस इज अ टॉक्सिक पर्सन, oh my god, and totally unrelated. टोटली अनरिलेटेड, बट 6 साल से वो उस ऑफिस में काम कर रही है।
गॉड। तो वो उस पर ट्रस्ट बहुत करती थी और वो उसको बार बार कहता मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ, और वो डिक्टेट कर रहा था तुम इससे बात करो, इससे बात मत करो, तुम ये मत बताओ, तुम वो मत बताओ। तो वो इतनी ज़्यादा सफोकेटेड फील कर रही थी कि वो ये तय ही नहीं कर पा रही थी। और आई वुडंट माइंड शेयरिंग माई लाइफ एग्जाम्पल हियर, बिकॉज इफ पीपल कैन लर्न फ्रॉम इट, मुझे अच्छा लगेगा। मुझसे किसी ने एक बार पूछा कि आपकी लाइफ में आपके इर्द गिर्द कोई एनर्जी ड्रेनर्स हैं? पूछने वाला मुझसे 15 साल छोटा, और ये सवाल मुझसे पूछता है आपकी लाइफ में कोई एनर्जी ड्रेनर्स हैं, पहचानिए। दैट्स द टाइम आई रियलाइज के ओके, टॉक्सिक पीपल आर एनर्जी ड्रेनर्स। उन वैम्पायर्स को अपने जीवन से हटाइए। तो मैं आप सबसे कह रही हूँ कि अपने एनर्जी वैम्पायर्स को हटाइए, जिनके पास बैठ के आप खुश नहीं, स्माइल नहीं करते हैं, या स्माइल करते हैं तो गिल्ट में रहते हैं, जो आपको अपने लिए शंकित कर देते हैं कि मैं ठीक कर रही हूँ, मैं ठीक कर रहा हूँ। नार्सिसिस्ट ट्रेट्स हो जाते हैं ये आपको सब। अभी 2 दिन पहले एक एनआरआई क्लाइंट से मिले हैं हम। वो एनआरआई क्लाइंट कहते मेरे हस्बैंड ने मुझे सबसे आइसोलेट कर दिया। एक इंडियन कम्युनिटी जहाँ रहती थी वहाँ घर नहीं लिया, और मुझे इस तरीके से ल्योर किया कि तुम प्रेग्नेंट हो गई हो तो बच्चे होने वाले बच्चे का ध्यान रखना है, इतनी स्ट्रेसफुल जॉब होती है, फिर घर भी संभालोगी, तुम ऐसा करो ना, जॉब छोड़ दो, तुम घर ही में रहो, अपना ध्यान रखो। और कहती मैंने रियलाइज़ ही नहीं किया कि घर में रहो तो सारा टाइम घर के काम करते रहो, और घर के काम करके मैं ज़्यादा थक रही थी। और कहती अगर मैंने शिकायत करी तो मैं तो तुम्हारा भला देख रहा हूँ। तो नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी ट्रेट्स जो है ना, नार्सिसिस्ट ट्रेट्स को पहचानने की कोशिश कीजिए। वो अपनी गलती कभी नहीं मानते, वो सेल्फ ऑब्सेस्ड रहते हैं, उनको सिर्फ खुद को इम्पोर्टेंस चाहिए। वो अगर आपके साथ कुछ गलत भी करते हैं ना, तो उस गलत में भी वो आपकी गलती बता देते हैं। अगर मैंने तुम्हें गुस्से में एक चांटा मार दिया तो क्या गलती की? तुम ना मुझे गुस्सा दिलाती, तुमने गुस्सा दिलाया तो मैंने चांटा मारा, तो तुम्हारी गलती हुई ना। और यहीं से हम गैस लाइटिंग को समझ लें कि सब कुछ मैंने किया है, मेरी गलती है, मैं ही गलत हूं, मुझे प्रोवोक कर रहे हैं, और जब मैं प्रोवोक हो गई तो फिर मेरी गलती हो गई। तो इस तरह से जो व्यवहार कर रहे हैं लोग, उनको पहचानिए। ये सब एनर्जी वैम्पायर्स हैं, और इनके साथ आपके रिश्ते कभी भी सुखद नहीं होंगे। हम इनको बदल पाएं ऐसा मान के हम रिश्तों में आ जाते हैं। मेरा प्यार बदल देगा, मेरी पेशेंस बदल देगी, वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। वक्त के साथ कहाँ ठीक होता है? ये जो गांठें लग जाती हैं ना, ये गांठें कभी नहीं जाती हैं। ये तभी खुलती हैं जब जिन पे लगी हैं वो इनको खोलने की कोशिश करें। आपके मेरे प्रयास से कम होगा जब तक उस व्यक्ति का अपना प्रयास नहीं जोड़ेगा इस चीज़ में। इसलिए बाद में पछताने से अच्छा है कि आप कुछ टॉक्सिक ट्रेट्स देखें और आपको समझ आ रहे हैं तो प्लीज़ अपने आप को थोड़ा सा दूर रखिए। तय कीजिए कि आप कितना ले पाएंगी, कितना इनटेक आप ले पाएंगी, और नहीं समझ में आ रहा तो किसी की मदद ले लीजिए इन चीज़ों का मूल्यांकन करने में। क्योंकि 8 साल की शादी को तोड़ना ज़्यादा तकलीफ दे है, 8 महीने के रिश्ते को तोड़ने में कम दर्द होगा। वैसे तो कोई भी चीज़ जब टूटती है तो दर्द होता है, लेकिन कई बार ये चीज़ों का टूटना, जब वो कहते हैं ना बिजली चमकती है, बादल गरजते हैं, बादल को चीर फाड़ करके बिजली निकलती है, तभी वो कहते हैं ना एक एटम जब टूटता है, न्यूक्लियर फ्यूजन कह लीजिए, न्यूक्लियर फिजन कह दीजिए, ये बहुत बहुत ज़रूरी एनर्जी के सोर्सेज हैं, और इससे कितनी एनर्जी जनरेट होती है जो कितने पॉजिटिव काम भी आती है। तो जब आप किसी रिश्ते से बाहर आते हैं, कोई रिश्ता टूटता है, या आप फैसला करते हैं कि ये आगे नहीं चलेगा, दर्द तो है लेकिन दर्द के आगे ज़िंदगी भी है, ये भी मान के चलिएगा। So these energy vampires are sucking out life from you, everyday life. ये कोई भी हो सकते हैं, आपकी फैमिली, आपके siblings, Yes. आपके co-workers. So you have to acknowledge it, you have to Yes. identify, and I think you have to walk out of these relationships. प्रियंका, आपको हैरानी होगी, एक लेडी है मुझसे कहती है कि मैं अपनी माँ से बात करने से कतराती हूँ। मुझे अपनी माँ से बात करनी होती है ना तो बड़ा अपने आप को प्रिपेयर करना होता है, क्योंकि मेरी माँ सिर्फ और सिर्फ शिकायतें करती हैं। टाइम मिल गया फ़ोन करने का? तू तो आजकल बहुत बड़ी हो गई है ना, तेरे पास कहाँ टाइम होता है बात करने का?
ये तो हम ही हैं जो इंतज़ार करते रहते हैं। वो कहती है कि मैं वेट करती हूँ कि किसी दिन, कहती है, और मैं रोज़ फ़ोन करती हूँ अपनी मदर को, क्योंकि कहती मेरी ये मॉरल ड्यूटी है। तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा जब तुम रोज़ ये सुन रही हो तो कोशिश करो एक दिन छोड़ के फ़ोन कर लो, कम से कम एक दिन तो नहीं सुनने को मिलेगा। तो मैंने जब उसको ये बात कही तो उसका चेहरे के भाव बदल गए, ऐसे उसने मुझे देखा जैसे मैंने कुछ गलत कह दिया है उसे। आई सेड ओके, इफ़ आई एम डिस्टर्बिंग यू आई एम सॉरी, लेकिन सोच के देखो, अगर सोच में कहीं बैठे तो ट्राई करके देखना। अब वो हफ्ते में सिर्फ एक फ़ोन करती है। शायद मैंने गलत किया, कह सकता है कोई, लेकिन उस व्यक्ति का सुकून तो देखिए कि अब वो जो एक हफ्ते बाद बात करती है तो वो फ़ोन रखने की जल्दी नहीं करती है। वो रोज़ बात करने पर मुश्किल से 1.5 मिनट बात करती थी, और उसमें भी वो वेट कर रही होती थी कि मम्मी ख़त्म करें और वो रख दे। लेकिन अब वो जब एक हफ्ते की बात करती है तो उसके पास अपनी 4 बातें होती है बताने के लिए, और वो अब वो शुरुआत ऐसे करती है कि अच्छा मम्मा, हाँ मैंने बहुत दिनों बाद फ़ोन किया, मैं बहुत बड़ी हो गई हूँ, मेरे पास टाइम नहीं होता, ये सारी बातें हो गई, अब काम की बात सुनो, अच्छा आपने मुझे क्या बताना है। सो बात नज़र नहीं, नज़रिया बदलना पड़ता है। तो कई बार टॉक्सिसिटी को डील करने के लिए नज़रिया बदलना पड़ता है, और कई बार कुछ केसेस में हमें नज़र ही बदलनी पड़ती है। वाह, मतलब एज पर इंडियन सोसाइटी के टॉन्ट्स आपने एक मदर को दूर कर दिया, बच्चे को मदर से, लेकिन इन रियलिटी यू हैव हील्ड दैट चाइल्ड who was scared to talk to this mother who was somehow toxic to her, and now the relationship is better between both of them. That's the beauty of counseling and I think seeking help. So ma'am, is there any case in your career that is still alive with you and you know is still not forgetting that? वैसे तो प्रियंका, मेरा लाइफ में इतने सालों में, मेरे प्रोफेशनल एक्सपीरियंस के में, हर केस ही जुगनू की तरह मेरे साथ चलते हैं और अंधेरों में रोशनी देते हैं मुझे, और मैंने कई सारे केसेस तुमसे शेयर भी किए हैं। शुरुआती केस है ये मेरी ट्रेनिंग के टाइम का, और इंडिपेंडेंटली डील कर रहे थे तब रिकॉर्ड करने पड़ते थे सेशंस हमें ट्रेनिंग के दौरान, और जब फिर सेशन रिकॉर्डिंग, वो बड़ा सा टेप रिकॉर्डर लेके जाते थे, और रिकॉर्डिंग करने के बाद जब मेंटर के साथ बैठते थे जो मेरी गाइड थी, तो वो एक एक मेरे काउंसली ने क्या कहा और मैंने क्या जवाब दिया, कैसे मेरी टोन क्या थी, उस तरह का कैथारसिस किया जाता था, इस तरीके से हमें गाइड किया जाता था। तो डर भी बड़ा लगता था कि हर बात रिकॉर्ड हो रही है, और मुझे कई बार लगता था कि वो तो परेशान है लेकिन उसको नहीं पता कि मेरी परेशानी क्या है। मुझे उसकी परेशानी को भी सुनना और समझना, और अपनी भी परेशानी है कि मेरा भी विश्लेषण होना है। तो ये मेरी स्टेट ऑफ माइंड होती थी। लेकिन मैं आज भी उस साइट को जब अपनी बातों में दोहराती हूँ तो कहीं ना कहीं हिलती हूँ, सिहरन पैदा होती है। वो बच्चे ने अपना एडम्स एप्पल काट लिया रेजर से, क्योंकि वो कहता है कि ये एडम्स एप्पल जो है मुझे ऊंट की हम्प के जैसे लगता है, और मेरे को 2 प्रपोजल्स में रिजेक्शन मिला है। Oh my God. 12वीं क्लास का बच्चा, डिफेंस सर्विसेज बैकग्राउंड से वो बच्चा, और अच्छी लंबी हाइट है, क्रिकेट खेलता है वो बच्चा, नेशनल की टीम में जाने के चांसेस थे उस बच्चे की। और चूंकि क्रिकेट प्लेयर बच्चा था तो प्लेयर बच्चे ज़रा क्लासेस में कम नज़र आते हैं, और लड़कियों के हीरो भी रहते हैं, प्लेयर्स पर्सनालिटीज़, फिजिक्स भी ऐसा होता है, तो वो लाइमलाइट अटेंशन ले रहा था। लेकिन जब करीब आने की कोशिश करता तो कहीं ना कहीं उसके फिज़िकल एट्रीब्यूट्स उसके आड़े आ जाते। उसको अपने माँ बाप से नफ़रत इस बात की कि उन्होंने जीन्स में मुझे क्या दिया है। एक बच्चे की सोच अपनी सोच उसको परिवार से इतना दूर करती, वो परिवार से कट रहा है, और परिवार उस कटन को उस डिस्टेंस को, फासले को महसूस तो कर रहा है, लेकिन कम करने के लिए कोई प्रयास नहीं कर रहा। वो अनभिज्ञ है इस बात से कि वो ये क्यों आ रहे हैं, वो उसको बदतमीज़ मान के डंप कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि इसके दोस्त खराब हैं, ये गलत आदतों में जा रहा है। वो स्कूल में ही शिकायत लेके आते हैं, लेकिन बच्चा किशोर अवस्था के बदलते हुए चेंजेस को नहीं समझ पा रहा, फैमिली में कम्युनिकेशन नहीं हो रही है, उस बच्चे की जो नीड्स हैं, डेवलपमेंटल नीड्स हैं, वो बदल गई हैं, फैमिली को इस बात का ज्ञान नहीं है। तो इन्फॉर्मेशन, राइट डेवलपमेंटल इन्फॉर्मेशन कितनी ज़रूरी है रिलेशनशिप्स में, पॉजिटिव हेल्दी ओपन कम्युनिकेशन कितनी ज़रूरी है रिलेशनशिप में। अब ये डिस्टर्ब्ड टीनेजर कितना फ्रैक्चर्ड एडल्ट बनेगा,
अगर हीलिंग काउंसलिंग नहीं होगी. So that is the time when I realized the importance of counseling in the life of an individual. आज वो व्यक्ति वेल एस्टैब्लिश्ड है. हर दिवाली, हर नव वर्ष, हर बर्थडे और पता नहीं क्यों टीचर्स डे पे भी वो मुझसे बात करता है. मेरा वो दिन कंप्लीट नहीं होता जब तक उसका फ़ोन नहीं आता, जब तक उसकी आवाज़ नहीं सुनती मैं. और जैसे ही फ़ोन आता है और मैं कहती हूँ हेलो, याद रह गई मैं तुम्हें अब भी, तो वो कहता है मरते दम तक रहोगे. तो काउंसलिंग की इम्पोर्टेंस क्या होती है, आप कैसे एक कली को जो खिल भी सकती है और ना भी खिले, उसको कितनी प्रॉमिसिंग सा रिलेशनशिप आप किसी के साथ बनाते हो कि हर कली को खिलने का मौका मिलता है. कहीं ना कहीं उस यज्ञ में आपसे भी एक आहुति डलती है. सो दैट डिवाइन पावर एंड इम्पोर्टेंस ऑफ दिस प्रोफेशन I realized, and I bow my head in reverence to this profession. And I thank God for choosing me for this. Wow. So you're saying it's a continuous process and we are evolving. Beautiful note to end the show, ma'am. I think we were able to break the silence around mental health. I hope so. Yes. Thank you so much for joining us on the show. We are pleasured to have you, ma'am. I hope आज की conversation किसी हद तक आपको हीलिंग दे, आपके रिश्तों को बचा पाए या फिर आपको वो हिम्मत दे पाए जिससे आप उस टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर आ पाए, वॉक आउट कर पाए. एंड अगर हम इनमें से कुछ भी कर पाए, 1% भी आपकी लाइफ में बदलाव इस पॉडकास्ट से ला पाए, तो आई थिंक द बैटल इज़ हाफ वॉन. आज के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच. टेक केयर.